अध्याय 1702। दरवाजा धीरे से खोला गया। निया ने सोंग यून मुतिशा को चुप रहने का संकेत दिया। गाना यूं मुतिशा 8230। उसे निया ने बिस्तर पर खींच लिया। रक्षात्मक स्थिति में सोई हुई टोंग गोन हाय के सिर पर बहुत पसीना आ रहा था और वह बेहद दर्दनाक लग रही थी। निया ने चिंतित होकर कहा, क्या वह हॉट है? कमरे में गर्मी नहीं है। उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है? टोंग गोन हाय अपने सपने में संघर्ष कर रही थी जब उसने आग की रोशनी के माध्यम से एक आकृति देखी। वह उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देख पाई, वह केवल एक बहुत पतला शरीर देख सकी। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। निया ने पलकें झपकाई, क्या कह रही है? सोंग यून मुतिशा आई। शायद उसे कोई बुरा सपना आया हो। वह आगे बढ़ा और उसके कंधे को थपथपाया। मिस नगोन हाय, मुझे बचा लो। उसने उस आदमी को आते देखा। उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, हांफने लगी और अपने सपने से जाग गई। गौर करने वाली बात यह है कि इस समय सोंग यून मुतिशा के चेहरे के भाव बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। वह उन्हें बहुत चिंतित नजरों से देख रहे हैं। उसे उठने में कुछ मिनट लगे। टोंग नगोन हाय उठकर बैठ गई। उसने देखा कि उसका हाथ सोंग यून मुतिशा की बाह पकड़ रहा है। उसने तुरंत जाने दिया, क्षमा करें, कोई बात नहीं। सोंग यून मुतिशा एक तौलिया लेने गई और उसे दिया। तुम अपना पसीना पोंछो। टोंग नगोन हाय ने तौलिया पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। वह अभी भी इस दुःस्वप्न से उबर नहीं पाई थी। उसने पहले कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। स्वप्न का दृश्य बहुत वास्तविक है। दरअसल अभी भी उनके शरीर में जलन महसूस हो रही है। उसे गतिहीन देखकर सोंग यून मुतिशा ने उसके माथे से पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके माथे को छू गईं, टोंग नगोन हाय आश्चर्य से पीछे हट गया। मुझे इस अचानक स्पर्श की उम्मीद नहीं थी। सोंग यून मुतिशा का हाथ हवा में घूम गया। दोनों की नजरें मिली। दोनों थोड़े निराश हुए। माहौल अचानक जादुई हो गया। सोंग यून मुतिशा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने अचानक किए गए कदम के लिए माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा ठेस पहुंचाने का नहीं था। कोई बात नहीं। टोंग गोन हाय फिर से शांत हो गया और दूर चला गया। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसकी हरकतें थोड़ी अस्त व्यस्त थीं। वह भ्रमित थी और कुछ बता नहीं पा रही थी। वह किस बात को लेकर असमंजस में थी, उसे खुद भी नहीं पता था। मैं कुछ फल लेने जा रहा हूँ। सैली ने इसे पहले ही धो दिया है। एक बार जब आप उठें तो आप कुछ खा सकते हैं, निया ने कहा। टोंग गोन हाय ने निया की ओर देखा, जानबूझकर सोंग यून मुतिशा की आंखों से बचते हुए, और कहा, ठीक है। निया मुस्कुराई, फिर मैं बाहर सबका इंतजार करूंगी। बोलने के बाद वह तुरंत बाहर भाग गई। सोंग यून मुतिशा और टोंग यान हाय को कमरे में छोड़ दिया गया था। वे दोनों अवाक रह गए। कमरे में एक अवर्णनीय भावना व्याप्त थी। दोनों चुप थे। ऐसा लग रहा था कि समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर एक दूसरे से बच रहे हैं। वह मैं। अध्याय 1703। दो लोग एक ही समय में बोले और चुप थे। आप इसे पहले कहें, आप इसे पहले कहें, कैसा संयोग है। टोंग गोन हाय ने सबसे पहले तनावपूर्ण माहौल को तोड़ा और जोर से हंसे। निया, वह बहुत प्यारी है। वह बात करने के लिए दूसरे विषय की तलाश में है। सोंग यू मुतिशा को संदेह हुआ और उसने सिर हिलाया। टिंग टिंग। इस समय टोंग गोन हाय का फोन बजा। वह फोन लेने गई। मैं पहले फोन का जवाब दूंगी। सोंग यून मुतिशा ने सिर हिलाया, मुड़ा और बाहर चला गया।
को ह्यम की ओर से कॉल आई थी। क्या आप शहर बी में नहीं हैं? हाँ, टोंग नगोन हाय ने जवाब दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका। आप कब लौटेंगे? उसने पूछा। मैं अभी वापस आया हूँ और इस्तीफा देने की प्रक्रिया में हूँ। जोंग यानशी को उसके शब्दों में उदासी सुनाई दी। क्यों? मेरी माँ को पता चला कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मुझे चीन लौटने की इजाजत नहीं है। तो आप अब और मत कहो। मुझे लगता है कि वह वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि वह अब इस बात को लेकर परेशान हो। जोंग यानशी अब उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। अगर मौका मिला तो मैं आपसे मिलूंगा, टोंग नगोन हाय ने कहा। ठीक है। दोनों ने कुछ और बातें की, फिर फोन रख दिया और वह स्तब्ध रह गई। अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि शायद को हियन और क्वान किन्ह की मां को पहले कुछ समस्याएं थी, लेकिन वह कोहीम से अपने पिता को ढूंढने से क्यों डर रही थी। लेकिन अब जब अंदरूनी सूत्र ने ऐसा तय कर लिया है, तो वह कुछ और नहीं कह सकती। इसे वैसे ही छोड़ दें। क्वान किन्ह का अब एक परिवार है, यह न जानना अच्छा होगा। उसने अपने जूते पहने और बाहर चली गई। सैली ने फल छीला। निया ने सोंग यून मुतिशा के लिए एक टुकड़ा उठाया, उसे बाहर आते देखा और चिल्लाया, यहाँ आओ, इसका स्वाद लो क्योंकि तुमने इसे चुना है। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए। बेशक जब आप इसे चुनते हैं तो यह मीठा होता है। बिल्कुल, निया ने जवाब दिया। जोंग यानशी सोफे पर बैठे और एक ले लिया। नरम, मीठे मुंह में काटो। निया ने जो फल उठाया वह खरीदे गए फल से कहीं अधिक मीठा था। निया खुशी से मुस्कुराई, समान रूप से सफेद दांतों की एक पंक्ति प्रकट की। यह लड़की हमेशा मुस्कुराना पसंद करती है, जिससे उसकी ओर देखने वाले सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं और उसके साथ साथ हंसने लगते हैं। सोंग यून मुतिशा ने टोंग नगोन हाय के होठों के कोने को देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने अपने गंदे बालों को अपने कान के पीछे रखने के लिए अपना हाथ उठाया। 8221। टोंग गोन हाय सहज रूप से पीछे हट गए। यह इशारा बहुत अंतरंग था। सोंग यून भी शर्मिंदा नहीं था। उसने कहा, तुम्हारे बाल गंदे हैं। उसने बालों की कुछ लटों को पीछे धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया, अपनी आंखें नीची कर ली और कहा, धन्यवाद। अध्याय 1704। निया ने टोंग गोन हाय को देखा, फिर सोंग यून को देखा, थपथपाया, फिर मुस्कुराई, फिर खुशी से शाक्य फल खाया। उसकी आंखों ने मेज पर रखे नाजुक डिब्बे को देखा, पूछा, पिताजी, वास्तव में उस डिब्बे में क्या है? कपड़े, सोंग यून ने उत्तर दिया। किसके लिए? लड़की ने फिर पूछा। सोंग यून ने कहा कि यह टोंग नगोन हाय के लिए था। निया ने टोंग नगोन हाय को खींच लिया। इसे खोलो और देखो। टोंग नगोन हाय ने अनिच्छा से कहा, इसे न देखना ही बेहतर है। मैं हमेशा यह देखना चाहता हूँ कि यह फिट बैठता है या नहीं। बाद में इसे बदलने का कोई मौका नहीं है। निया ने उसे ललचाया। देखो। टोंग नगोन हाय को बॉक्स खोलना पड़ा। अंदर एक काले सिंथेटिक कपड़े का टक्सीडो था। डिजाइन को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन विशिष्ट सिंथेटिक फाइबर को देखा जा सकता है। जेट काले कपड़े पर छिपे हुए पैटर्न के साथ कढ़ाई की जाती है। जब प्रकाश उस पर चमकता है तो यह शानदार रंगों को प्रतिबिंबित करेगा। कृपया इसे पहनने का प्रयास करें। निया ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। यह वास्तव में चिकना है। टोंग गोन हाय ने धीरे से लड़की के माथे पर हाथ फेरा। बच्ची, तुम्हें अधिक आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या तुम अच्छे नहीं हो? निया ने पलकें झपकाईं। बहुत मजाकिया है। तुम्हें एक शांत लड़की होना चाहिए, टोंग गोन हाय ने जानबूझकर कहा। निया, 8230। छोटी लड़की सोंग यून की बाहों में कूद गई और सोंग यून पर आरोप लगाया। पिताजी, उसे देखो, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। जोंग यानशी, 8230।
सॉन्ग यून की नज़र टोंग नगोन हाय पर पड़ी। उसने तुरंत बॉक्स में रखी ड्रेस को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया और जब उनकी नजरें मिली तो मौके से बचने की पूरी कोशिश की। लगा दो, अभी 5 ही बजे हैं, 6:30 बजे निकलेंगे। सॉन्ग यून को पता था कि वह उससे बच रही थी। सैली को तुम्हारी मदद करने दो। बोलने के बाद उन्होंने सैली से कहा, कृपया सुश्री टोंग को कमरे में कपड़े ले जाने में मदद करें। सैली कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ी। टोंग नगोन हाय ने कहा, तो फिर मैं पहले अंदर जाऊंगी। वह उठ खड़ी हुई। शुरू से अंत तक उसने सीधे सॉन्ग यून की ओर नहीं देखा। सॉन्ग यून ने अपने होंठ हिलाए, यह जानते हुए कि वह उससे इस तरह क्यों बच रही थी। उसने एक आह भरी। पिताजी, आप किस बारे में आहें भर रहे हैं? निया ने सिर उठाया। सॉन्ग यून ने लड़की को गले लगाया। चलो मछली को खाना खिलाएं। निया ने उत्साह से कहा। हाँ, यह मछली एक चट्टान को काटकर बनाई गई अनियमित आयताकार झील में पाली गई है, जिसके अंदर कुछ समुद्री शैवाल के पौधे लगाए गए हैं। प्यारी मछलियाँ खुशी से अंदर तैर रही हैं। निया ने मछली के लिए भोजन लिया, झील के किनारे पर झुक गई और मुट्ठी भर भोजन मछली के ऊपर फेंक दिया। सॉन्ग यून का ध्यान यहाँ नहीं था, बल्कि वह अपना सिर उठाकर टोंग नगोन हाय के कमरे की ओर देख रही थी। कमरे में टोंग गोन हाय औपचारिक कपड़ों में बदल गया। यह उसके शरीर के आकार पर बिल्कुल वैसे ही फिट बैठता है जैसे पहले उस पर मापा गया था, जो उसके शरीर के उत्तल और अवतल आकार को बहुत नाजुक ढंग से दिखाता है। सैली एक तरफ खड़ी हो गई और थाई में बोली, यह आप पर बहुत अच्छा लगता है। टोंग गोन हाय मुस्कुराए, यह वास्तव में उपयुक्त था। सैली, जाओ कुछ और करो, तुम अब यहाँ व्यस्त नहीं रहोगी। शायद यह ठीक है, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। सैली ने सिर हिलाया। फिर ठीक है। वह पीछे हट गई। टोंग नगोन हाय ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, कुशलता से मेकअप की एक परत लगा रही थी। बिना मेकअप के इतनी गंभीर पोशाक पहनना न केवल अनुचित होगा बल्कि अपमानजनक भी होगा। अध्याय 1705। इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सॉन्ग यून का चेहरा खराब हो, उसे व्यक्तिगत रूप से सुंदर मेकअप करना पड़ा। सैली बाहर आंगन में गई, उन्हें मछली के तालाब के पास खड़े देखा और उनके पास चली गई। मिस टोंग ने कहा कि वह इसे स्वयं कर सकती है। सॉन्ग यून ने सिर हिलाया, तुरंत कुछ सोचा, कहा, सैली, तुम मेरे पीछे आओ। सैली ने कहा, हाँ। सॉन्ग यून घर में दाखिल हुआ और ऊपर भंडारण कक्ष में चला गया। इस भंडारण कक्ष के अंदर लोगों की कई पीढ़ियों की संपत्ति जमा हो गई थी। सोने या हीरे से बने कई प्रकार के कीमती गहने, अचल संपत्ति के दस्तावेज और दुकानों की जमीन एकत्रित। सोना, चांदी और जवाहरात संदूकों में रखे जाते हैं। उसने एक टॉप लोडेड संदूक खोला। इसे खोलने के बाद दर्पण के अंदर एक लाल मखमली बक्सा दिखाई दिया और उसने इसे सैली को सौंप दिया। मिस टोंग के लिए। सैली ने सॉन्ग यून की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। क्या यह वह आभूषण नहीं है जो आपको तब सबसे ज्यादा पसंद आया था जब आप जीवित थे? सैली की माँ सॉन्ग यून की माँ की करीबी उपपत्नी है। वह अब बूढ़ी हो चुकी है और घर पर ही आराम करती है। सॉन्ग यून की माँ अक्सर इस महल में आती थी और सभी नौकरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। बाकी सभी नौकर मुतिशा परिवार के प्रति बहुत सम्मानित और वफादार थे। उसने पहले सॉन्ग यून की माँ को यह आभूषण पहने हुए देखा था और अपनी माँ को यह कहते सुना था कि महिला को यह आभूषण बहुत पसंद थे। सॉन्ग यून ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, बस हल्के से कहा, इसे भेज दो। सैली ने सिर हिलाया। हाँ, वह जानती थी कि सॉन्ग यून के निश्चित रूप से अपने विचार थे। सॉन्ग यून ने दरवाजा बंद कर दिया। इस जगह पर ताले का उपयोग किया जाता था,
लेकिन अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित हो गई है, इसलिए वे उच्च तकनीक वाली चोरी रोधी तकनीकों का उपयोग करते हैं जो मानव चेहरे, उंगलियों के निशान, मोर्स कोड और लोगों को अलग कर सकती हैं। यह सच है कि गहनों का वह सेट उनकी मां द्वारा छोड़ा गया था। सटीक रूप से कहें तो यह मुतिशा परिवार की प्रत्येक पीढ़ी के माध्यम से प्रत्येक महिला मालिक की विरासत की स्थिति का प्रतीक है। यह उनकी मां ने उन्हें उनकी दादी से दिया था। मां ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। आम तौर पर इसे कम ही पहना जाता है, केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही इसे पहना जा सकता है। सोंग यून की शादी और बच्चे होते नहीं देख पाने के कारण उसकी मां का जल्दी निधन हो गया। उसने जाने से पहले उससे कहा था कि वह यह आभूषण सेट उस व्यक्ति को दे सकता है जिससे वह प्यार करता था। पहले वह विनम्र था और जानता था कि टोंग गोन हाय शादीशुदा है और उसने कभी भी उसके लिए अपनी अजीब भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। लेकिन अब वह जानता है कि वह तलाकशुदा है। उसे लगता है कि वह उसका पीछा कर सकता है। कमरे में टोंग गोन हाय ने मेकअप की एक सुंदर परत को चित्रित किया। मेकअप के बाद वह शुद्ध कमल के फूल की तरह लग रही थी। उसकी शुद्ध आभा और भी अधिक आकर्षक हो गई। सैली ने दरवाजा खटखटाया। टोंग गोन हाय ने कहा कि अंदर आओ। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसके हाथ में गहने का डिब्बा दे दिया। यह क्या है? जोंग यानशी ने पूछा। सैली ने बक्सा खोला। टोंग गोन हाय ने देखा कि अंदर एक नीले हीरे का हार था जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना था और बेहद नाजुक ढंग से तैयार किया गया था। इस ज्वेलरी सेट में कुल 7 बड़ी और छोटी वस्तुएं हैं। बड़ी वस्तुओं में हार और कंगन शामिल हैं। छोटी वस्तुओं में एक जोड़ी बालियां, एक अंगूठी, एक ब्रोच और एक हेयरपिन शामिल हैं। हीरो की गुणवत्ता सर्वोच्च है। आभूषणों के प्रत्येक टुकड़े में एक ही शानदार नीला रंग है। अच्छी गुणवत्ता और उच्च चमक वाला एक बड़ा हीरा वास्तव में एक दुर्लभ और कठिन उत्पाद है। यदि हम एक पूर्ण सेट बनाने के लिए बिल्कुल उसी गुणवत्ता और वर्ग के अधिक हीरे ढूंढना जारी रख सकते हैं। हार पर लगा बड़ा नीला हीरा लगभग उसके गुलाबी हीरे के आकार जैसा था, लेकिन पेस्टल हीरा अकेला था। यह नीला पत्थर अलग है, जो बड़े और छोटे नीले पत्थरों से घिरा हुआ है, जो आभूषणों का एक शानदार और मूल्यवान सेट बन गया है। यद्यपि टोंग नगोन हाय एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने अनगिनत महान घटनाओं का अनुभव किया है, फिर भी उन्हें लगता है कि किसी और के गहने का इतना कीमती टुकड़ा पहनना सही नहीं है। उनके पास खुद एक छोटा सा हार है। आप इसे थोड़ा सा सजा सकते हैं, लेकिन ऐसे आभूषण बहुत औपचारिक होते हैं। सैली ने गहनों का बक्सा मेज पर रखा, हार को सावधानी से पकड़ा और उसे टोंग नगोन हाय की गर्दन पर लटका दिया। सैली ने सोचा, अगर सोंग यून ने उसे इसे टोंग नगोन हाय में लाने दिया, तो वह निश्चित रूप से उसे इसे पहनना चाहेगी। 8221 टोंग गोन हाय मना करना चाहता था लेकिन मना नहीं कर सका। सैली मुस्कुराई और कहा, यह सुंदर लग रहा है। अध्याय 1706 उसने दर्पण में देखा, हीरे चमक रहे थे और उसके ऊपर पहनी काली पोशाक से और भी अधिक चमकदार रोशनी निकल रही थी। बहुत खूब। निया को पता ही नहीं चला कि वह कब अंदर भागी। टोंग गोन हाय को इतनी सुंदर देखकर उसने एक विस्मयादिबोधक कहा। उसकी आंखें उसके गले में हार पर चली गईं और कहा, मैंने तुमसे कहा था, मेरे पिता के पास एक खजाना कक्ष है जो समर्थन कर सकता है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। एक बार सोंग यून उसे अंदर ले गई तो उसने पूरा खजाना कक्ष देखा। टोंग नगोन हाय ने आह भरते हुए कहा, यह बच्चा, उसके पास वास्तव में उसके साथ कोई रास्ता नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या या कैसे कहा, यह बच्चा घूम जाएगा और भूल जाएगा। फिर उसे और सोंग यून को एक दूसरे के बगल में लुभाना जारी रखेगा। मालकिन यहाँ क्यों आई? अब मछलियों को मत खिलाओ।
सैली ने लड़की से पूछा। तभी निया को याद आया कि वह यहाँ किस लिए आई है। बिजी ने टोंग नगोन हाय से कहा, लगभग समय हो गया है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सैली ने समर्थन किया। मैं आपको ये चीजें पहनने में मदद करूंगी। टोंग गोन हाय झिझक रही थी। निया ने तुरंत कहा, इसे पहन लो, यह बहुत सुंदर है। उसने निया को दर्पण से देखा और सैली को उसके लिए इसे पहनने की अनुमति देने के लिए समझौता किया। आखिरकार उसे सोंग यून के साथ भोज में जाना पड़ा। यह पुरुषों के लिए बहुत कंजूस नहीं हो सकता था इस मार्किस को बदनाम करने के लिए। सब कुछ तैयार करके वह खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। निया और सैली दोनों ने उसका पीछा किया। सोंग यून ने भी कपड़े बदले, लेकिन पश्चिमी कपड़े नहीं, बल्कि सीधे सैन्य पोशाक में। उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर नजर के अलावा कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखी जिससे दूसरों को शर्म आ रही थी। उसका शरीर लंबा और सीधा, सुंदर और शक्तिशाली है। वह गंभीरता से बोलता है। यह सब उसे अपने वीर स्वभाव का प्रदर्शन कराता है। वह ड्राइवर को कुछ देते हुए गेट पर खड़ा हो गया। पापा, निया की आवाज ने उसकी नजर कमरे की ओर खींच ली। टोंग गोन हाय उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसका शरीर लंबा और पतला था। उसकी मुद्रा सुंदर थी। उसकी बोली और भाव भंगिमा बेहद शालीन थी। मैंने तुम्हें काफी देर तक इंतजार कराया। सोंग यून की नजर उस पर पड़ी। काले बाल हल्के से मुड़े हुए थे जैसे उसकी छाती पर शैवाल बह रहे हों। त्वचा जेड़ की तरह सफेद, सुंदर आंखें। भौहों या मुस्कुराहट के बीच एक सौम्यता झलक रही थी जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वह एक आदिम चपरासी की तरह थी, सुंदर लेकिन चुलबुली नहीं। एक काले शाम के गाउन में जिसने उसके कंधों को उजागर किया था, सुंदर लेकिन बहुत दिखावटी नहीं। उसके लंबे, पतले सफेद पैर काली पोशाक में आकर्षक रूप से छिपे हुए थे, जो चुपचाप उसे लोगों को लुभा रहे थे। सोंग यून ने अपनी निगाहें पीछे हटा लीं। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे धीरे से जुड़ गए। उसकी आवाज हमेशा की तरह उदासीन नहीं थी। ड्राइवर ने कार तैयार कर ली है, चलो चलते हैं। टोंग गोन हाय आ गया। सोंग यून ने कार का दरवाजा खोला। विनम्रतापूर्वक अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके उसे कार में चढ़ने में मदद की और दूसरी तरफ से कार में बैठने से पहले टोंग नगोन हाय के पूरी तरह से बैठने का इंतजार किया। निया गेट पर खड़ी होकर उन्हें हाथ हिला रही थी। टोंग गोन हाय ने भी अपना हाथ उठाया और लड़की की ओर धीरे से हिलाया। कार को तेजी से भगाया गया। कार यार्ड से बाहर निकल गई और सड़क पर दौड़ रही थी। टोंग गोन हाय ने अचानक जियांग हू खिएम को सामने वाले घर की ओर चलते देखा, जो उसके माता पिता का घर था। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यहाँ क्यों आए। गाड़ी रोको। टोंग गोन हाय लगभग फूट फूट कर रोने लगी। उसे डर था कि गियांग मैट हान के कारण गियांग हू खिएम दिखाई देगा। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी को ब्रेक लगाया। सोंग यून की नजरें कार की खिड़की से बाहर निकली और उन्होंने एक आदमी को देखा। उसका दिल अचानक से कस गया। क्या यह तुम्हारा पिछला पति है? उसकी आंखें टोंग नगोन हाय की ओर लगी। आप उन्हें जानते हैं? उसने अस्थायी तौर पर पूछा। टोंग नगोन हाय ने इनकार नहीं किया। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बहुत परिचित नहीं हैं। आइए चलते हैं। ड्राइवर ने फिर से कार स्टार्ट की। इस समय गियांग हू खिएम ने कार में टोंग नगोन हाय को देखा और अचानक अपनी आंखें खोलीं और चिल्लाया, भाभी। अध्याय 1707। बोलने के बाद वह भागा, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज दौड़ा हो, वह कार जितना तेज नहीं था। भाभी। गियांग हू खिएम ने कार का पीछा किया। टोंग नगोन हाय ने इसे देखा और ड्राइवर को रुकने के लिए नहीं कहा। जब गियांग हू खिएम यहाँ दिखाई दिया, तो टोंग गोन हाय को लगा कि 8-9-10वां हिस्सा गियांग मैट हान के कारण था। नहीं,
वह यहाँ नहीं मिलेगा। उस आदमी के बारे में सोचते सोचते ही उसका हाथ अचानक ठंडा हो गया। सोंग यून ने देखा कि उसका चेहरा पहले की तरह शांत नहीं था और उसे चिंता हुई। क्या वह आपका पिछला पति है? 8221। टोंग गोन हाय थोड़ा खोया हुआ था। जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसने आह भरी। उसकी चिंता की कमी ने सोंग यून को महसूस कराया कि जिस आदमी को उसने अभी देखा था वह उसका पूर्व पति था। उसे इतना भ्रमित करना, क्या वे अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं? टोंग गोन हाय ने अपने विचार छिपाए। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। क्या आपने अभी कुछ कहा? सोंग यून ने कहा। कुछ नहीं। टोंग गोन हाय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका मन अभी भी ग्यांग हू खिएम की उपस्थिति से परेशान था। ऐसा नहीं था कि वह जियांग मैट हान के बारे में दिवास्वप्न देख रही थी, बल्कि यह था कि वह अपने जीवन में दोबारा परेशान नहीं होना चाहती थी। क्योंकि जियांग हू खिएम इस जगह पर आया था, उसे और भी डर था कि वह उसके माता पिता को परेशान करेगा। उसने हल्के से चीनी का बटन दबाया और एक गहरी सांस ली। गियांग हू खिएम की अचानक उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से अच्छा माहौल खराब हो गया। दोनों में से कोई भी रास्ते में नहीं बोला। खिड़की के बाहर विशिष्ट थाई दृश्य चमक रहे थे, लेकिन किसी ने इसका आनंद नहीं लिया। एक क्षण बाद कार एक अत्यंत आलीशान महल के सामने रुकी। इस शानदार महल में प्राचीन बौद्ध वास्तुकला का थोड़ा सा अंश है। उस महल की तुलना में जहां सोंग यून रहता है, यह निर्माण में थोड़ा अलग है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक प्राचीन भावना है। कार पूरी तरह से रुक गई। ड्राइवर बाहर निकला और सोंग यून ने कार का दरवाजा खोलने में मदद की। सोंग यून नीचे झुका, दूसरी तरफ चला गया और टोंग नगोन हाय के लिए दरवाजा खोला। उसने सोंग यून की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। यह कहा है, शाही हवेली, थाई रॉयल विला शाही परिवार का निवास स्थान है। आज का दिन नाममात्र के लिए है जब थाई राजा अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वास्तव में वह राजकुमारी के लिए एक उपयुक्त मंगेतर की तलाश में है। आज यहाँ आमंत्रित पुरुषों में से 1/3 का राजा द्वारा बहुत सम्मान किया गया और जानबूझकर उन्हें उनके पति के रूप में चुना गया। राजा जिन लोगों को सबसे अधिक महत्व देता था उनमें सोंग यून मुतिशा और ऑड क्यू पासन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन सभी के हाथों में सैन्य शक्ति थी। गाना फयाम ने लाल रंग की पोशाक पहनी थी। अपनी उपस्थिति का सावधानीपूर्वक ध्यान रखने के बाद वह सुंदर और मार्मिक हो गई। वह चेहरे पर मुस्कान के साथ तेजी से चली, लेकिन जब उसने अगले व्यक्ति टोंग को उतरते देखा तो उसकी मुस्कुराहट मजबूर हो गई। तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? आवाज सवालों से भरी। सोंग यून ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन टोंग नगोन हाय की ओर पहुंच गया। टोंग गोन हाय ने अपना हाथ सोंग यून की हथेली में रखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सोंग यून ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे कार से बाहर निकलने में मदद मिली। इस समय फयाम की आंखें इतनी चौड़ी थी कि उसकी आंखें बाहर गिरने वाली थी, और उसने आवेगपूर्वक कहा, सोंग यून, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने तुम्हारे देखने के लिए आत्महत्या कर ली? सोंग यून ने उदासीनता से कहा, यदि आप मरना या जीना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है। आप। फयाम ने गुस्से से अपने पैर पटक दिए। फयाम। उसके पीछे एक तेज चीख निकली और आगे बढ़ा और उसने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? बात करते करते उसकी नज़र टोंग गोन हाय पर पड़ी और ऊपर से नीचे तक देखने पर उसे साफ समझ आ गया कि उसकी बहन इतनी परेशान क्यों है। यह बात लंबे समय से कोई रहस्य नहीं रही है कि फयाम को सोंग यून पसंद है। परिवार में हर कोई जानता है और यह भी उम्मीद करता है कि वे वास्तव में शादी कर सकते हैं, लेकिन सोंग यून अपनी इस छोटी बहन पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। अध्याय 1708।
सोंग यून का व्यक्तित्व भी प्रसिद्ध है। हालांकि वह एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बेहद जिद्दी है। कोई भी उन्हें वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह करने को तैयार नहीं है। परिवार में सभी ने फ्याम को खुद पर संयम रखने और शादी के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने की सलाह दी, लेकिन वह बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई। यह कौन है? ऑड ने सोंग यून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। टोंग नगोन हाय, मिस टोंग, मेरी अच्छी दोस्त। बोलने के बाद वह उन दोनों का परिचय कराने के लिए टोंग गोन हाय की ओर मुड़े। यह अजीब क्यू पासन है। फ्याम के तुरंत बाद फ्याम क्यू पासन, वे सभी मार्किस वंशज हैं। फ्याम के पिता एक मार्किस थे, जिनका शीर्षक सोंग यून के समान था। उपाधि वंशानुगत रूप से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि फ्याम के पिता अभी भी जीवित हैं, इसलिए ऑड को अभी तक उपाधि विरासत में नहीं मिली है। लेकिन उन्होंने सेना में भी महत्वपूर्ण पद संभाले। राजा भी उसका बहुत आदर करता था। लेकिन सबसे ऊपर यह अभी भी सोंग यून है। न केवल उसके हाथ में सैन्य शक्ति है, वह अपने व्यक्ति पर एक उपाधि रखता है। हालांकि परिवार में बहुत से लोग नहीं हैं, उसकी एक उच्च प्रतिष्ठा है। उनके पूर्वज प्रतिभाशाली लोग थे, जिनकी सभी लोग गहरी प्रशंसा करते थे। टोंग गोन हाय ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके होठों का कोना एक सौम्य, सुंदर मुस्कान में बदल गया, लेकिन बोलने के लिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। वह थाई भाषा में पारंगत नहीं थी। अभी जब सोंग यून ने उसे चीनी भाषा में अपना परिचय दिया, तो वह समझ गई। जब दोनों पक्ष भाषा में पारंगत नहीं थे तो परेशानी से बचने के लिए उसने कम बोलने का फैसला किया। फायम को टोंग नगोन हाय के शरीर पर मौजूद गहनों का मतलब नहीं पता था, लेकिन ऑड को पता था। उसने मन ही मन अपनी बहन के लिए आह भरी और सोंग यून से कहा, मुझे डर है कि ये साधारण दोस्त नहीं है ना? सोंग यून को समझाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह बस हल्के से मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जो स्पष्ट रूप से टोंग नगोन हाय की पहचान को स्वीकार करती प्रतीत हुई। टोंग गोन हाय को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। उसने केवल अनुमान लगाया कि वे बातें कर रहे थे, इसलिए वह चुपचाप उनके पास खड़ा रहा। अभी इतनी जल्दी नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों ने बड़े ही सुंदर ढंग से निमंत्रण का चिन्ह बनाया। अनिच्छुक फायम अभी भी टोंग नगोन हाय को घूर रहा था और उसके बगल में खड़ा था, धीरे से चेतावनी दे रहा था, परेशानी पैदा मत करो। ठीक है, यदि आप सामान्य दिन में परेशानी पैदा करते हैं तो इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मुझे यह जानना होगा कि आज कौन सा दिन है। अजीब चिल्लाया। फ्याम अभी भी इस भाई से बहुत डरता था, हालांकि वह नहीं चाहता था। उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया और अपने भाई का हाथ अंदर खींच लिया। चलो भी अंदर चलते हैं, सोंग यून ने धीरे से कहा। श्री गोन हाय ने कहा, ठीक है। उसने सोंग यून का हाथ हिलाया और दरवाजे के बाहर निरीक्षण से गुजरने के बाद वह विला में चली गई। दूसरे निरीक्षण से गुजरने के बाद वे दोनों आसानी से विला के हॉल में प्रवेश कर गए। सोंग यून ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। दरअसल वह वास्तव में टोंग गोन हाय को अपने पास नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। लेकिन वह राजा के विचारों को जानता था। अगर उसके पास कोई महिला नहीं होती तो राजा निश्चित रूप से उसके लिए राजकुमारी से शादी करता। यह वह नहीं है जो वह चाहता है। मैं दिल से तैयार नहीं था, लेकिन मैं उसे केवल अपने साथ ले जा सकता था। यह सचमुच थोड़ी मजबूरी थी। लेकिन टोंग नगोन हाय को यह विचार नहीं पता था। वह बस यही सोच रही थी कि सोंग यून को एक प्रेमिका की जरूरत है। आज यहाँ आने वाले सभी लोग समाज में ताकतवर उच्च वर्ग के लोग हैं। उनमें से ज्यादातर युवा हैं। आखिरकार वे राजकुमारी के लिए लोगों को चुन रहे हैं, इसलिए बुजुर्ग भाग लेने नहीं आए।
शाही भोज में मौजूद लोग, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बेहद गंभीरता से कपड़े पहनते हैं। महिलाएं और भी शानदार ढंग से कपड़े पहनती हैं। थाई पोशाकें अक्सर चमकीले रेशम से काटी जाती हैं, जो आपकी पसंद के आधार पर लेस ट्रिम के साथ जोड़ी जाती हैं। बेहद सुंदर लगती हैं, लेकिन उनमें वह आकर्षण नहीं होता जो महिलाओं को चाहिए। पास होना। अंदर सभी एक जैसे चेहरे हैं, केवल टोंग गोन हाय में प्राच्य स्त्रीत्व, इत्मीनान भरा व्यवहार, सुरुचिपूर्ण हाव भाव हैं। चलते समय उसके पैर कभी कभी काले परिधान के माध्यम से लंबे और सफेद दिखाई देते हैं, जो सेक्सी स्वाद को बढ़ाते हैं। वह महिला है जो आज के भोज में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है, न केवल अपने अंतर्निहित आकर्षण के कारण बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह सॉन्ग यून के बगल में चलती है। 8221 इस उच्च समाज मंडल में सॉन्ग यून पर हमेशा सभी की नजर रही है। भले ही उन्हें पारिवारिक उपाधि विरासत में मिली हो, लेकिन उनकी बहादुरी को सभी ने पहचाना है। अध्याय 1709 काम या जीवन की परवाह किए बिना वह हमेशा एक गंभीर व्यक्ति है। कितने जइयों के पास उसके समान उम्र के पुरुष हैं? केवल वह नहीं करता। इससे पहले ऐसी अफवाहें थीं कि निया उनकी नाजायज संतान है। फिर जब संबंधित व्यक्ति ने वास्तविक स्थिति बताई तो उन्हें पता चला कि उसने निया को गोद लिया है। इसलिए सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। वास्तव में वे जानते थे कि यह सच नहीं है, लेकिन वे इस स्वच्छ और निर्दोष व्यक्ति पर कुछ गंदगी डालना चाहते थे। हमेशा अकेले ही आते जाते रहते हैं, लेकिन आज इस खास मामले में पेशी के लिए एक महिला को साथ लाना स्वाभाविक रूप से काफी चर्चा का कारण बनेगा। किसी ने सॉन्ग यून को नमस्ते कहने के लिए एक बहाना इस्तेमाल किया, लेकिन वास्तव में वे टोंग नगोन हाय की अंदरूनी जानकारी की जासूसी कर रहे थे। लेकिन आज एक विशेष मामला है। क्या आपके लिए किसी विदेशी को लाना उचित नहीं है? जैसे ही वह आदमी बोल रहा था, उसकी आंखें लगातार टोंग नगोन हाय के शरीर पर नजर डाल रही थी। सॉन्ग यून का चेहरा हमेशा की तरह बिना किसी लहर के था। क्या यह पारिवारिक रात्रिभोज नहीं है? राज परिवार का भोज भी एक पारिवारिक भोज है, कोई राजकीय मामला नहीं। वह जिसे भी लाएगा, वह उसकी स्वतंत्रता है। वह आदमी मुस्कुराया। हम सभी सोचते थे कि आपको महिलाएं पसंद नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप विदेशियों को पसंद करते हैं। टोंग गोन हाय को समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन उस आदमी की अभिव्यक्ति को देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसने निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं कहा है। वह सॉन्ग यून के कठोर शरीर को भी महसूस कर सकती थी। उसने अपने होठों को मोड़ा और मुस्कुराते हुए, एक बहुत ही सुंदर मुस्कान दिखाते हुए, सॉन्ग यून से धीरे से कहा, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, चलो वहां नहीं चलते हैं। सॉन्ग यून ने धीरे से गुनगुनाया, अपने सामने वाले आदमी से न मिल पाने के लिए माफी मांगी। फिर उसे कुछ ही दूरी पर एक मेज पर ले गई। मेज पर केक और वाइन रखे हुए थे और वह स्थान कई ताजे फूलों से सजा हुआ था, जिससे यह रात सचमुच खूबसूरत हो गई थी। सॉन्ग यून बहुत स्मार्ट है। बेशक वह जानती थी कि टोंग नगोन हाय जानबूझकर ऐसा कर रही थी। उसने कहा, क्या आप थाई को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं? उम्मा, मुझे सचमुच समझ नहीं आया, टोंग गोन हाय ने स्पष्ट रूप से कहा। सॉन्ग यून उलझन में था। फिर आपने अभी अभी ऐसा क्यों किया? टोंग गोन हाय ने खुशी से हंसते हुए कहा, मैं समझ नहीं सकता लेकिन मैं देख और समझ सकता हूँ। गीत यूं 8230। तो क्या आप उसके विचार देख सकते हैं या नहीं? मार्क्विस मुतिशा, एक खूबसूरत महिला पारंपरिक थाई कुलीन कपड़े पहने हुए आई। हालांकि उसका रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था, वह बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन यह देखा जा सकता था कि वह उनके जैसी उम्र की नहीं थी। वह आज रात के भोज में एकमात्र बुजुर्ग थी। राजा की उपपत्नी सारंजा, जब वह छोटी थी
एक आश्चर्यजनक सुंदर महिला थी, और अब भी उसका वही सुंदर आचरण है। राजा ने उसे अध्यक्षता करने दी, जानबूझकर उसे सोंग यून पर ध्यान देने दिया। सोंग यून और राजकुमारी के लिए कुछ समय के लिए अकेले रहने का उपयुक्त अवसर ढूंढा, ताकि शादी को बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। निःसंदेह वह यह काम अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन आज सोंग यून एक महिला को अपने साथ ले आई, जिससे वह थोड़ा असमंजस में पड़ गई। मुझे क्या करना चाहिए? चिंता करने के बजाय उसने पहले इस महिला के साथ सोंग यून के रिश्ते का थोड़ा पता लगाने का फैसला किया। वैसे भी मैंने पहले कभी उसके किसी रिश्ते में होने या किसी महिला को पसंद करने के बारे में नहीं सुना है। आज मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ, लेकिन तुम अपने साथ एक लड़की लाए हो। मुझे आश्चर्य है कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा या सुना? सोंग यून ने कहा, सामान्य मित्र। वास्तव में सरंजा को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब उसने यह कहा, तो उसकी नज़र उन गहनों पर पड़ी जो टोंग नगोन हाय ने पहने हुए थे। जहाँ तक मुझे पता है, यह एक खजाना है जो मुतिशा परिवार पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैंने सुना है कि केवल मुतिशा परिवार की महिला मालिक ही इसे पहन सकती है। आपने मुझे बताया था कि आप दोनों सामान्य दोस्त हैं। क्या तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? सारंजा अब भी पहले की तरह मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे की विशेषताएं तेज, बहुत गहरी थी, जो थाई लोगों में निहित थी। टोंग गोन हाय की 5 इंद्रियां भी बेहद तेज हैं, लेकिन कम तेज और अधिक कोमल दिखती हैं। सोंग यून ने फिर भी कहा, हम सामान्य दोस्त हैं। उसने दोनों ने राजकुमारी से शादी करने के अपने विचारों को खत्म करने के बारे में सोचा और यह भी सोचा कि वह नहीं चाहेगा कि इनगोन हाय की नज़र उस पर पड़े। इसलिए उसने फिर भी जवाब दिया कि वे सिर्फ सामान्य दोस्त थे। जोंग यानसी पर अपना ध्यान कम करने की उम्मीद है। अध्याय 1710। लेकिन वह जानता था कि जब से वह जोंग यानशी को इस भोज में लाया था, उसने उसे कुछ परेशानी में डाल दिया था। इससे उसे टोंग नगोन हाय के लिए बहुत खेद महसूस हुआ। सारंजा ने भौहें चढ़ाईं, तो आप एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। वहाँ बहुत से लोग हैं जो आपको जानना चाहते हैं। मैं आपको एक पल के लिए उनसे मिलवाने भी ले जा सकता हूँ। उसने ऊपर उठने का अवसर उधार लिया। सोंग यून ने सम्मानपूर्वक इनकार कर दिया। वह थाई में पारंगत नहीं है। मुझे डर है कि वह यह नहीं समझ पाएगी कि लोग क्या कह रहे हैं। सारंजा की अभिव्यक्ति कुछ भद्दी हो गई। आपका रूप बहुत सुंदर है। आपको पियानो बजाना तो आना ही चाहिए, है ना? जितना अधिक सोंग यून ने अपना मुंह नहीं खोला, उतना ही अधिक वह टोंग नगोन हाय को शर्मिंदा करना चाहती थी। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आपको अपने बगल में खड़े होने और राजकुमारी की शादी में शामिल होने का क्या अधिकार है? सोंग यून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस समय टोंग नगोन हाय ने धीरे से सोंग यून की आस्तीन पकड़ ली और धीरे से कहा, वह चाहती है कि मैं पियानो पर जाऊं? अभी अभी उसने इस महिला को पोडियम पर कुछ ही दूरी पर पियानो की ओर इशारा करते हुए देखा। मैंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि वह चाहता था कि वह पियानो पर आए। सोंग यून ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो फिर चलें। सोंग यून ने अभी तक अपनी बात समाप्त नहीं की थी। उसने आगे कहा, वह जानती थी कि इस महिला ने जानबूझकर ऐसा किया है। अगर वह नहीं जाती, तो सोंग यून उसके साथ झगड़ा कर सकती थी। इस कदर वह इत्मीनान से आगे बढ़ी। ऐसा लगता है जैसे उसने प्राथमिक विद्यालय से ही पियानो बजाना सीख लिया था। हालांकि वह याद करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उसने दूसरी कक्षा तक पढ़ाई शुरू नहीं की थी। लैम्प टू लैप के कारण उसे पियानो में रुचि हो गई। एक बार जब उन्होंने लैम्प टू लैप को पियानो बजाते हुए सुना, तो उनके मन में पियानो बजाना सीखने का विचार आने लगा।
दूसरी कक्षा से शुरू करके उसने 12वीं कक्षा तक पियानो बजाना बंद कर दिया। उसे पियानो बजाने का 10 साल का अनुभव भी है। इस अवसर से निपटना पूरी तरह से व्यर्थ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सोंग यून को शर्मिंदा नहीं होने दे सकती। वह पियानो के सामने शान से बैठी थी। उसकी पतली सफेद कलाइयाँ, स्पष्ट जोड़ों वाली उसकी लंबी उंगलियां धीरे से चाबियों पर रखी हुई थी, भले ही वे समझ रहे हों या नहीं। उसने राष्ट्रीय भाषा में कहा, आज मैंने सभी के लिए एक गीत प्रस्तुत किया, पियानो संस्करण थाई वान ट्रू ग्वेट। बोलने के बाद उसने अपनी सांस को थोड़ा समायोजित किया, उसकी उंगलियों को धीरे से दबाया। एक स्पष्ट ध्वनि निकली। तुरंत उसकी उंगलियों में जादू लग रहा था, धीरे से चाबियों पर नृत्य कर रही थी। ध्वनि कभी कभी ऊंची और ऊंची होती थी, कभी कभी धीमी और उदासी भरी होती थी। मधुर और जादुई पियानो की गूंजती ध्वनि ने सभी को अचानक संगीत के इस खूबसूरत टुकड़े में तल्लीन कर दिया। सभी गतिविधियां रोक दी और वादक की ओर देखने लगी। सोंग यून को पता था कि वह पेंटिंग में बुरी नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पियानो बजाना भी जानती है। यह उससे भी बेहतर है। उसे ध्यान से देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। इस समय वह बहुत चमकदार थी, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। संगीत तुरंत समाप्त हो गया। टोंग गोन हाय थोड़ा झुका। सोंग यून उसके पास गया और उसके पास पहुंचा। टोंग गोन हाय ने उसका हाथ अपनी हथेली में रखा, जिससे उसे नीचे उतरने में मदद मिली। सोंग यून ने उनसे कहा, यह राजकुमारी के लिए एक उपहार है। सरंजा टोंग नगोन हाय को देखने के लिए आगे बढ़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की में कोई क्षमता होगी। पहले तो वह उसे बुरा दिखाना चाहती थी, लेकिन अंत में वह प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि टोंग नगोन हाय को सब कुछ पता है, इसलिए उसने कहना जारी रखा, 1 मिनट रुकें, एक नृत्य होगा। उद्घाटन समारोह एक एकल नृत्य होगा। क्या आप आएंगे और थोड़ा नृत्य करेंगे? 8221। फायम कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने सरंजा की आवाज सुनी और दौड़कर बोला, महाराज, मुझे नृत्य करने दीजिए। मैंने बचपन से ही नृत्य सीखा है। टोंग नगोन हाय ने अभी अभी पियानो बजाया था। उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। वह उस रात की सबसे चर्चित महिला बन गई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि सारंजा ने जानबूझकर उसे चीजों को उत्तेजित करने दिया, इसलिए उसने दौड़कर खुद को नामांकित करने की पहल की। सारंजा ने उसे गुस्से से घूरकर देखा, सोचा कि क्या यह लड़की बीमार है। फयाम इस समय सारंजा के विचारों से पूरी तरह अनजान था। उसका चेहरा अच्छा नहीं देखकर उसने सोचा कि उसे डर है कि वह टोंग नगोन हाय की प्रतिष्ठा छीन लेगी, इसलिए वह खुश नहीं था। मैं वास्तव में बहुत अच्छा नृत्य करती हूँ, कम से कम उससे बेहतर। उसने जोंग यान शी की ओर इशारा किया। अध्याय 1711। फ्याम लोहे से बनी शपथ लेता है। मुझे भी लगता है कि फयाम उपयुक्त है। सोंग यून ने अब बोलने के लिए अपना मुंह खोला। सारंजा मुस्कुराई, मैं उससे बहुत खुश हूँ। उसके पैर में चोट लग गई। अभी वह थोड़ा ही ठीक हुआ है, इसलिए मुझे डर है कि वह नृत्य नहीं कर पाएगी। सोंग यून ने फयाम को दृढ़ता से युद्ध में धकेल दिया। फयाम एक मार्क्विस का वंशज है और बाहर जाकर राजकुमारी के लिए नृत्य करने के लिए और भी उपयुक्त है। सारंजा 8230। फयाम ने आवाज लगाई और सिर हिलाया, यह सही है, यह अभी भी मैं ही हूँ। वह राजकुमारी की जन्मदिन की पार्टी में नाचने वाली एक विदेशी कैसे हो सकती है? तो फिर मुझे नाचने दो। इस समय राजकुमारी आई। उसने एक भव्य पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। और ने यहाँ उसका पीछा किया। और को राजकुमारी के बगल में चलते हुए देखने के लिए सरंजा ने अपना सिर घुमाया। उसकी भौहें थोड़ी झुकी हुई थी। महामहिम राजकुमारी,
सरंजा उसकी दिशा में झुक गई। हैसियत की दृष्टि से राजकुमारी का दर्जा उपपत्नी से भी ऊंचा है। आज तक थाईलैंड में अभी भी सत्ता का सख्त विभाजन है। राजा की पत्नी से पैदा हुए जैविक बच्चों को, चाहे पुरुष हो या महिला, राजा की रखैलों की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त है। राजा की उपपत्नी अतीत में अमीर आदमी की उपपत्नी की तरह होती है। उपपत्नी का स्थान बहुत निचला होता है। शाही मंडली में राजा की रखैलों का दर्जा सबसे निचला होता है। तो राजकुमारी के ऐसा कहने के बाद सरंजा ने कुछ भी नहीं जोड़ा। ठीक उसी तरह फयाम सफलतापूर्वक बॉल के लिए शुरुआती डांसर बन गए। सारंजा ने राजकुमारी से कुछ कहा और फिर चली गई। राजकुमारी ने सोंग यून से टोंग नगोन हाय की पहचान के बारे में पूछा। सोंग यून ने अभी भी अपने दोस्तों को सामान्य रूप से जवाब दिया। राजकुमारी मुस्कुराई, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नहीं चुनूंगी। राजकुमारी की शक्ल सूरत सामान्य है, त्वचा थोड़ी काली है। प्यारे लेकिन बेहद बुद्धिमान प्रकार का होने के कारण मुझे पता है कि टोंग नगोन हाय को आज के भोज में लाने के पीछे सोंग यून का क्या इरादा है। उसने अपना सिर घुमाया और औड की ओर देखा। पिता उससे प्रसन्न होंगे। आखिरकार औड उम्मीदवारों में से एक है और राजा उसका सम्मान करता है। राजकुमारी का एक वाक्य स्पष्ट रूप से बताता है कि वह किसे चुनेगी। इस विवाह के प्रति औड भी राजकुमारी के संपर्क में आया और राजकुमारी के मन में उसके प्रति अच्छी भावना थी। यदि ऐसा होता तो वे दोनों अपनी सामान्य इच्छाओं को प्राप्त कर लेते। मैं अब भी तुम्हें अपना चचेरा भाई मानता हूँ, डरपोक। जीवंत राजकुमारी सोंग यून को देखकर मुस्कुराई। राजकुमारी की माँ और सोंग यून की माँ घनिष्ठ मित्र थीं। जब वह बच्ची थी, सोंग यून की माँ के निधन के बाद वे धीरे धीरे अपनी दोनों माताओं के बिना बड़े हुए। जब वे अक्सर मिलते थे तो वे शायद ही कभी एक दूसरे को देखते थे, लेकिन उन्हें पहले साथ बिताया समय अच्छी तरह याद है। बेहद कीमती। वह बुरी नहीं है, तुम्हें जानना होगा कि कसकर कैसे पकड़ना है। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। औड ने अपनी बहन की ओर देखा। फयाम को नहीं पता था कि उसने सारंजा की योजना को नष्ट कर दिया है, लेकिन औड को पता था। इस डर से कि वह फिर से परेशानी खड़ी करेगी, उसने उसे पकड़ लिया और अपने साथ खींच लिया। यह कौन सा भोज है? हालांकि टोंग गोन हाय को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से वह अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। राजकुमारी का जन्मदिन भोज, तो तुम मुझे यहाँ किस उद्देश्य से लाए हो? क्या तुम्हें डर है कि राजकुमारी तुम्हारा सम्मान करेगी? टोंग गोन हाय ने स्पष्ट रूप से अपना अनुमान बताया। सोंग यून ने इससे इनकार नहीं किया और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, हाँ, मुझे वास्तव में खेद है। टोंग नगोन हाय मुस्कुराए, ठीक है। अध्याय 1712। बोलने के बाद वह मेज पर गई और जूस का एक गिलास उठाया और 2 घूंट पिए। सोंग यून ने पीछा किया, क्या आप नाराज नहीं हैं? टोंग नगोन हाय ने अपना सिर हिलाया, मुझे आपकी कुछ मदद करने दीजिए। दूर नृत्य शुरू हो गया था। हर कोई नाचने लगा। सोंग यून टोंग नगोन हाय को एक शांत जगह पर ले गया। उसने अपनी कहानी टोंग नगोन हाय को कभी नहीं बताई थी। यह पहली बार था जब वह किसी पर विश्वास करना चाहता था। 8221। लेकिन अपनी कहानी बताने की इच्छा सिर्फ एक अस्थायी भावना है। लोग स्वाभाविक रूप से शांत होते हैं, हालांकि किसी के सामने खुलने में थोड़ा समय लगता है। उसका जन्म एक परिवार में हुआ है, उसे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी होंगी, परिवार की गरिमा बनाए रखनी होगी। कई बार शरीर स्वार्थी नहीं होता। लोगों के इस समूह में उसके कई लोगों के साथ हित जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। सोंग यून ने ईमानदारी से माफी मांगी। आज उसे बाहर ले जाने से उसे बहुत परेशानी हुई।
टोंग गोन हाय उसे समझते थे, इसलिए उन्होंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। यदि आप मुझे फिर से चुनने दें, तो क्या आप अब भी ऐसे परिवार में जन्म लेना चाहेंगे? उसने अचानक पूछा। सॉन्ग यून ने संकोच नहीं किया। बेशक, वह उन चीजों से जुड़ा नहीं है जो इस परिवार ने उसे दी है, बल्कि वह उस गर्मजोशी से जुड़ा है जो इस परिवार ने उसे दी है। टोंग नगोन हाय मुस्कुराई। वह सॉन्ग यून की भावनाओं के बारे में बहुत स्पष्ट थी। उस जगह ने उसे परिवार की गर्मजोशी दी और साथ ही उसे इन लोगों के बीच लाभ के लिए लड़ने के अलावा मदद करने में असमर्थ बना दिया। इन लोगों के मामलों में शामिल न होना असंभव है। वह सॉन्ग यून पर मुस्कुराई। आपसे सहमत हूँ। वह मुस्कुराई और बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें आधी रात में सितारों की तरह मुड़ी हुई थी, बेहद चमकदार। पार्टी लगभग 11 बजे तक समाप्त नहीं हुई क्योंकि और ने गेंद पर राजकुमारी के साथ नृत्य किया। वे दोनों पूरी पार्टी में छाया की तरह साथ साथ चलते रहे। यह बहुत स्पष्ट है कि और शायद राजकुमारी से शादी करेगा, जो लगभग निश्चित रूप से मामला है। और राजकुमारी को छोड़कर फयाम का प्रशंसक भी इस भोज में शामिल हुआ। भोज के दौरान वह हमेशा बातचीत करने के लिए उसके आसपास लटका रहता था। इससे उसके पास सोंग यून को गले लगाने का समय नहीं है। ऐसा लग रहा था कि यह भोज बहुत शांत था, पहले के अंतराल को छोड़कर। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जब हम गेट पर पहुंचे तो हमें एक और प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। गियांग हू खिएम उसे पकड़ नहीं सका, लेकिन उसने छोड़ा भी नहीं। वह यहीं रुका रहा, एक पेड़ से लिपटकर खरगोश का इंतजार करता रहा। दोपहर में जिस कार का वह पीछा कर रहा था, उसे देखते हुए वह यहाँ घास के किनारे का अनुसरण कर रहा था। जैसे ही कार यार्ड में मुड़ने वाली थी, गियांग हू खीम कार के सामने रुक गया। कार की लाइटें चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि कार में कौन था, लेकिन वह पुष्टि कर सकता था कि टोंग गोन हाय अंदर था। उसने लाइसेंस प्लेट नंबर याद कर लिया था। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। गियांग हू खिएम कार के सामने दोनों हाथ रखकर बहुत स्पष्ट स्थिति में खड़ा था कि अगर टोंग गोन हाय नहीं उतरा तो वह नहीं जाएगा। टोंग गोन हाय कार में बैठ गई और वह कार के सामने खड़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। सॉन्ग यून एक पल के लिए झिझका। क्या आप चाहते हैं कि मैं कार से बाहर निकलूं और उसे स्पष्ट रूप से बताऊं? टोंग गोन हाय ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, फिर मुझे उससे बात करने दो। सॉन्ग यून ने बिना एक शब्द बोले धीरे से अपने होंठ भींचे। टोंग गोन हाय कार से बाहर निकले, कार का दरवाजा बंद किया और उससे कहा, आप पहले घर जाए। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में अपने पीछे देखा। सोंग यून ने कहा, चलो, और ड्राइवर चला गया। अध्याय 1713। कार के निकलने का इंतजार करते हुए टोंग गोन हाय वहां आया। गियांग हू खिएम की नजर उस कार पर पड़ी जो दूर जा रही थी। भौहें चढ़ गईं और पूछा, वहां कौन आदमी है? टोंग गोन हाय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शांति से पूछा, आप मुझे क्या ढूंढ रहे हैं? गियांग हू खिएम ने अपना विचार नहीं छोड़ा और ध्यान से पूछताछ की। वह आदमी कौन है? वह गियांग मैट हान को उसका पीछा करने में मदद करने के लिए आया था। अब एक अजीब आदमी उसके बगल में दिखाई दिया। निश्चित रूप से उसे स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, अन्यथा उसे गियांग मैट हान को कैसे जवाब देना चाहिए? इन बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं? टोंग गोन हाय की आंखें ठंडी थी। अगर इसका गियांग मैट हान से कोई लेना देना है, तो यहाँ से चले जाओ। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर यह आपका निजी मामला है, तो जल्दी से कहें। मैं तुम्हारी तलाश करने आया था। बेशक यह उसके लिए है, उसका पैर घायल हो गया है, अन्यथा मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आता। वह हमेशा तुम्हारी परवाह करता है।
मुझे आशा है कि तुम उसे एक मौका दे सकते हो। उसने एक मौका दिया गलती, लेकिन अब उसे पछतावा हो गया है और वह उस गलती को सुधारना चाहता है। कृपया उसे माफ कर दें। अगर तुम यही कहना चाहते थे तो अब बात खत्म हो गई है। कृपया यहाँ से चले जाओ। टोंग गोन हाय ने बोलना समाप्त किया और यार्ड में चली गई। ग्यांग हू खिएम ने देखा कि वह जाना चाहती थी और जल्दी से उसकी बाह को कसकर पकड़ने के लिए दौड़ी। क्या आप उसके प्रति इतना क्रूर होना चाहते हैं? टोंग नगोन हाय खुश नहीं था और उसने अपना हाथ दूर कर दिया, केवल यह सोचकर कि वह बहुत मजाकिया था। हम तलाकशुदा हैं। क्या कोई रिश्ता है? यदि आपका तलाक हो जाता है तो आप दोबारा शादी कर सकते हैं। ग्यांग हू खिएम को लगता है कि अगर वे पहले पति पत्नी होते तो तलाक के बाद भी शादी कर सकते थे, जो पहले से भी बेहतर है। असंभव, इस जीवन में असंभव। उसका रवैया निर्णायक था। ग्यांग हू खिएम को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? टोंग नगोन हाय के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने आंगन की ओर इशारा किया। अभी उस आदमी की वजह से? इतनी जल्दी? आपके पास एक नया प्रेमी है। ग्यांग हू खिएम की धारणा में टोंग गोन हाय ने अभी भी उन्हें एक ऐसी लड़की की छाप दी जो हमेशा ग्यांग मैट हान से प्यार करती थी। अब वह अचानक इतनी उदासीन हो गई थी। फिर भी उसका रवैया दृढ़ था, जिससे वह थोड़ा अविश्वसनीय हो गया था। तुम ऐसे क्यों हो? वह तुमसे बहुत प्यार करता है। ग्यांग हू खिएम ने एक बार फिर टोंग नगोन हाय की बाह पकड़ ली। तुमने अपना मन इस तरह क्यों बदल लिया? आपने मुझे जाने दिया। टोंग गोन हाय ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरी बाह को अपने हाथ से खींच लिया। ग्यांग हू खिएम ने इनकार कर दिया। बस पूछना चाहता था कि क्यों? क्यों? आखिर क्यों? कोई बात नहीं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे जाने दो। जब टोंग गोन हाय ने उसे कसकर गले लगाया तो उसका रवैया थोड़ा गुस्से वाला था। मैं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे साफ साफ बताना। ग्यांग हू खिएम ने हठपूर्वक पूछा। अंत में? क्यों? मैं नहीं मानता कि तुम अब उससे प्यार नहीं करती हो। मुझे सब पता था कि तुम उस समय उसे कितना पसंद करती थी। तुम उससे कितना प्यार करती थी। टोंग नगोन हाय को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन इसके विपरीत वह शांत था और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। हाँ, मैं उसे पहले पसंद करता था, अन्यथा मैं उससे शादी नहीं करता। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसने क्या किया? आपने मेरे साथ जो किया उसके बारे में आप कितना जानते हैं? जियांग हू खीम एक पल के लिए चुप हो गया। क्या आप जानते हैं कि मैं लगभग मर गया था? उसने सवाल किया। ग्यांग हू खिएम ने उत्तर दिया, मुझे पता है। आग की खबर में कहा गया था कि वह मर गई। अब वह जीवित है। मैं इसके लिए बहुत आभारी और खुश हूँ। बहुत अच्छा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि मेरा तलाक क्यों हुआ? ग्यांग हू खिएम ने अपना सिर हिलाया। यह ग्यांग मैट हान ही थे जिन्होंने इसे सबसे पहले कहा था। ग्यांग हू खिएम 8230। क्या वह मुझसे प्यार करता है? उसने मुझसे संपर्क किया, मुझसे शादी की क्योंकि वह बदला लेना चाहता था। उसने मेरी भावनाओं को धोखा दिया, उसके प्रति मेरे प्यार का फायदा उठाया। अंत में उसकी वजह से मैं लगभग मारी गई। लड़के को पता है। जब उसने तलाक मांगा तो मेरे पेट में उसका बच्चा था। उसने मुझे जरा सा भी मौका नहीं दिया। क्या आप जानते हैं उस वक्त उसका ब्रेकअप कैसे हुआ? ग्यांग हू खी, मुझे नहीं पता कि आप अचानक उसके इतने करीब क्यों आ गए, इतनी दूर से ऐसे शब्द कहने के लिए दौड़े। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या किसी और ने आपका फायदा उठाया और इतना आहत किया? क्या आप अब भी माफ कर सकते हैं? जियांग हू खिएम चुप था। टोंग गोन हाय बहुत बातें करता है, वह बहुत कम जानता है। उस समय गियांग मैट हान ने टोंग नगोन हाय से शादी की। उन्होंने पूरी तरह से सोचा कि यह प्यार था।
तलाक के बाद उन्हें बस यही लगा कि उनके रिश्ते में दिक्कतें हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि उन दोनों के बीच चालाकी की योजना बनाई गई थी। अध्याय 1714। यह अप्रत्याशित था। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें वाकई सोच विचार करना होगा। लेकिन तुरंत ही उसे याद आ गया कि वह यहाँ किस लिए आया है। अब उसे निश्चित रूप से इसका पछतावा है। 8221। टोंग गोन हाय ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अफसोस? यदि मैं उस समय मर गया होता तो उसे पछताने का क्या मतलब होता? गियांग हू खिएम से पूछा गया तो वह अवाक रह गया और जवाब नहीं दे सका। वह एक वाक्य भी नहीं बोल सका। हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच भावनाएं हुआ करती थी। टोंग गोन हाय को यह बेहद अजीब लगा। आपने ऐसा कहा और अभी भी समझ में नहीं आया? गियांग हू खिएम, क्या तुम सच में मूर्ख हो या तुम मेरे साथ मूर्ख होने का नाटक कर रहे हो? क्या हमें कभी भावनाएं थीं? हाँ, मेरे मन में उसके लिए भावनाएं थी, लेकिन वह केवल मेरे प्रति गणना कर रहा था। अब मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए शुरू से अंत तक हमने एक दूसरे को कभी नहीं समझा। उसने ये शब्द खत्म करने से पहले अपना गुस्सा दबा दिया। गियांग हू खिएम पहले से ही अपने दिल में जानता था। वह जानता था कि जब उसने ये शब्द कहे तो टोंग नगोन हाय का क्या मतलब था, लेकिन यहाँ उसका उद्देश्य उसे अपना मन बदलने के लिए राजी करना था। बेशक वह उसके दृष्टिकोण से खड़ा नहीं हो सकता था और इसे नहीं देख सकता था। समस्या समझो, निःसंदेह उसके दृष्टिकोण से यह अक्षम्य है, लेकिन गियांग मैट हान के दृष्टिकोण से उसने गलती की, लेकिन अब उसे पछतावा है और वह पश्चाताप करने को तैयार है। क्या यह कहावत नहीं है कि यदि आप भागने वाले को मारते हैं तो पीछे भागने वाले को कोई नहीं मारेगा? उसे एक और मौका दें। वह गंभीर रूप से घायल है। वह अभी आपको बहुत याद करता है। क्या आप वापस आकर उससे मिल सकते हैं? गियांग हू खिएम ने कहा। टोंग गोन हाय ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। तुम वापस जाओ। आप मुझे दूर से आपको समझाने के लिए दौड़ते हुए देखते हैं। क्या आप वापस आकर उनसे मिल सकते हैं? अगर आप मिलने को राजी हो गए तो आपके प्यार के 3 हिस्से होंगे। जब तक वह गियांग मैट हान को देखने के लिए लौटने को तैयार है, इस मामले को सुलझाया जा सकता है। तुम जाओ। टोंग गोन हाय घूमा और फिर से यार्ड में चला गया। गियांग हू खिएम ने तुरंत कहा, आप मुझे एक मौका देने के लिए कितने इच्छुक हैं? उसका पछतावा मेरी चोटों की भरपाई नहीं कर सकता, नहीं मेरे बच्चे का जीवन लौटा सकता है। तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? जहां तक आपकी बात है, बेहतर होगा कि आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। टोंग गोन हाय उसके साथ काफी खिलवाड़ कर चुका था और अब और स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था। सोंग यून कुछ ही दूरी पर खड़ा था और हमेशा उनकी हरकतों को देख रहा था। ऐसा नहीं था कि वह टोंग गोन हाय के रहस्य को जानना चाहता था, उसे बस डर था कि वह मुसीबत में पड़ जाएगी। यह देखकर कि गियांग हू खिएम उसे खींचता रहता है, वह जल्दी से उसके पास चला गया। उसी समय उन्होंने गियांग हू खिएम को रोका, कृपया यहाँ से चले जाएं। गियांग हू खिएम ने सोंग यून को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं देखा, फिर मूल्यांकन किया। आप कौन हैं? आपका मेरी भाभी से क्या संबंध है? उन्होंने टोंग नगोन हाय की ओर इशारा करने के लिए तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाया। मैं आपको बताता हूँ कि वह मेरे दूसरे भाई का व्यक्ति है। बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें, अन्यथा मैं आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। सोंग यून को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अभी भी सोचा कि गियांग हू खिएम टोंग गोन हाय का पिछला पति था। उसे टोंग गोन हाय को अपनी भाभी कहते हुए सुनकर वह समझ गया कि वह टोंग गोन हाय का पिछला पति नहीं, बल्कि उसकी बहन थी, उसका पिछला दामाद।
उसने अनजाने में अपने दिल में आह भरी। उसे मूल रूप से डर था कि टोंग गोन हाय का पिछला पति टोंग गोन हाय के साथ शामिल हो जाएगा, और उससे भी अधिक डर था कि टोंग गोन हाय उसके दिल को नरम कर देगा। सौभाग्य से जो व्यक्ति आया था वह ऐसा नहीं था। उन्होंने टोंग नगोन हाय से फुसफुसाकर कहा, तुम पहले घर जाओ, मैं इस मामले को सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। टोंग नगोन हाय ने ग्यांग हू खीम की ओर देखा, मेरा अब ग्यांग मैट हान के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने सोंग यून को धन्यवाद कहा और घर के अंदर चले गए। ग्यांग हू खिएम घबरा गया, भाभी, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मैं किसी को बुला लूंगा। सोंग यून ने उसे अंदर जाने से रोका और साथ ही उसे रोका भी। हम्मा, मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर मुझे रोकना चाहते हो, नहीं चाहते कि मैं अपनी भाभी से बात करूं। क्या तुम्हें मेरी भाभी पसंद है? अध्याय 1715। यद्यपि उन्होंने एक प्रश्न का प्रयोग किया, उनका स्वर बहुत दृढ़ था, अन्यथा आप मुझे नहीं रोकेंगे। मिस टोंग फिलहाल अकेली है, क्या मेरे द्वारा उसका पीछा करने में कुछ गलत है? सोंग यून ने फिर पूछा। मैं ग्यांग हू खिएम ने हांफते हुए कहा, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। टोंग गोन हाय मेरे भाई की महिला है, इसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, अपना दिल वापस ले लेना सबसे अच्छा है। ग्यांग हू खिएम ने जमकर चेतावनी दी। सोंग यून की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, लेकिन उसके शब्द भी बहुत धमकी भरे थे। मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा और समझदार होने की भी सलाह देता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें सुरक्षित वापस नहीं लौटने दूंगा। ग्यांग हू खिएम 8230। अभी वह निराश था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति को भी समझ गया। उसने अपना सिर उठाया और इस शानदार महल पर नजर डाली और तुरंत समझ गया कि उसके सामने यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। उसने मन ही मन सोचा, बस हो गया, बड़े भाई, आप अपने प्रतिद्वंद्वी से मिल गए। सच कहूँ तो ग्यांग मैट हान की तुलना में सोंग यून भी सुंदर और विनम्र है, इसमें कोई कमी नहीं है। उनकी आवाज धीमी हो गई। इसके बारे में, हालांकि मेरे भाई और भाभी का अब तलाक हो चुका है, लेकिन उनका पिछला रिश्ता बहुत अच्छा था, इसका मुझसे क्या लेना देना है? सोंग यून ने उसे रोकना जारी रखा, मुझे पता है कि वे तलाकशुदा हैं, हम दोनों अकेले हैं, भले ही हमारे बीच भावनाएं विकसित हों, हम किसी भी नैतिकता या जिम्मेदारियों का उल्लंघन नहीं करते हैं। मेरे पास कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाएं, चाहे आप इस बार यहाँ किसी भी चीज के लिए आए हों। क्या ये आपके अपने शब्द हैं या आपके भाई ने आपको आने के लिए कहा है? आपको मेरे शब्दों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस दुनिया में सभी पश्चाताप इसके लायक नहीं हैं। क्षमा के योग्य, वह संजोना नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग संजोना जानते हैं। यदि उसके मन में अभी भी कुछ भावनाएं हैं, तो उसे अब और परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी बात खत्म करके वह घूमकर वापस आंगन में चला गया और उसी समय घर के नौकर ने भी दरवाजा बंद कर लिया। ग्यांग हू खिएम 8230। रुको, ग्यांग हू खीम चिल्लाया। सोंग यून ने भी ध्यान नहीं दिया। ग्यांग हू खिएम ने तत्काल कहा, आप इसे बहुत अच्छे से कहते हैं, वास्तव में आप सोचते हैं कि आप और वह बेहतर होंगे, लेकिन यह मत भूलो कि वह पहले मेरे भाई की व्यक्ति थी। मैंने अपने पति और अपने दूसरे भाई के साथ वर्षों बिताए, साझा किया एक ही बिस्तर और तकिया, और मेरे भाई के बच्चे की कल्पना की। आप कौन हैं? जितना अधिक वह बोलता गया, वह उतना ही अपमानजनक होता गया, लेकिन वह अब एक तलाकशुदा महिला है। क्या आप शूरवीर बनना चाहते हैं? मूल रूप से उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वह बस चाहता था कि सोंग यून जाने दे और उसके दिमाग में चल रहे विचारों से छुटकारा पाले, लेकिन उसने जो कहा वह वास्तव में कठोर था। सोंग यून ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा उदास था। यदि आप एक और बात कहते हैं,
तो मैं आपको बिल्कुल भी घर नहीं लौटने दूंगा। आप कोशिश कर सकते हैं। गियांग हुखिएम 8230। वह सोंग यून की आधिकारिक और दबाव भरी आंखों से डर गया था, इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जब सोंग यून ऊपर चली गई तो उसने देखा कि टोंग गोन हाय सीढ़ियों पर खड़ी है। अभी अभी गियांग हु खिएम ने इतनी जोर से बात की, तो शायद उसने इसे सुना। उसकी बकवास मत सुनो। सोंग यून का इरादा उसे सांत्वना देना था, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त शब्द या बेहतर बहाना नहीं मिला। टोंग गोन हाय की अभिव्यक्ति पीली थी, ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वह सही है, वह भावनात्मक प्रकरण, या अधिक सटीक रूप से वह पिछला प्रकरण कुछ ऐसा था जिसे उसने स्वयं अनुभव किया था। भले ही वह समाप्त हो गया, वह उस धूसर स्मृति को मिटा नहीं सकी। यह वास्तव में उसके जीवन में घटित हुआ था। उसने सोंग यून की ओर देखा। मैंने पहले से ही हवाई जहाज का टिकट बुक कर लिया है। मैंने आपके मामले में आपकी मदद भी की है। वास्तव में मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। निया भी है। इस वक्त तक निया काफी देर पहले सो चुकी थी। जब सोंग यून ने सुना कि वह जाना चाहती है, तो उसका दिल खाली हो गया। उसके हाथ अनायास ही उसकी तरफ चिपक गए। फैसला किया। वह अपने दिल की घबराहट को छिपाना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा उसने उसे धोखा दे दिया। बेशक निर्णय हो चुका है। हवाई जहाज के टिकट पहले ही खरीदे जा चुके हैं। टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। सोंग यून चुप था, बात करने में झिझक रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसे रुकने की सलाह देने का कोई कारण नहीं है। हम किस समय उड़ान भरते हैं? मैं तुम्हें विदा करता हूँ, सोंग यून ने कहा। अध्याय 1716। दोपहर के 4 बजे उसने कहा, यह सही है, मुझे यह दो। वह आगे बढ़ी और अपने गले का हार उतार दिया। वो, सोंग यून ने जोर से कहा, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। टोंग नगोन हाय ने फिर भी इसे हटा दिया। यह बहुत कीमती है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे इसका आनंद नहीं लेना चाहिए। वह घूमी और कमरे में चली गई और गहने उतारकर बक्से में रखने की तैयारी करने लगी। गियांग हु खिएम को गेट के बाहर बंद कर दिया गया और वह शांत नहीं हो सका। उसकी भाभी को कोई ले गया था। उसे जल्दी से गियांग मैट हान को सूचित करना था ताकि वह इससे निपटने की योजना के बारे में सोच सके। अब बहुत रात हो गई है। गियांग हु खीम ने फोन किया। गियांग मैट हान ने तुरंत उसे प्राप्त कर लिया। सपने से जागने के बाद से वह अब सो नहीं सका। वह बस बालकनी पर अकेला बैठा था। सेल फोन की स्क्रीन चमकती रही। वह उदासीनता से फोन को फेंक देना चाहता था। कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर गियांग हु खिएम इतना चिंतित था कि वह मरना चाहता था। बार बार कॉल करने पर जियांग मैट हान को उपद्रव होने का डर था, इसलिए उसने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। क्या तुम जाग रहे हो? गियांग हु खिएम ने सोचा कि वह अभी अभी उठा है। आखिरकार रात बहुत हो चुकी थी। अगर यह जरूरी न होता तो वह इस समय फोन नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास क्या है? गियांग मैट हान ने बोलने के लिए बेहोश होकर अपना मुंह खोला। उत्साहित मत हो, मेरी बात सुनो। 8221। जियांग मैट हान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। कुछ नहीं बोला, लेकिन पहले उसके बोलने का इंतजार किया। दूसरी ओर गियांग हु खिएम अभी भी अपने शब्दों को व्यवस्थित कर रहा था। सोच रहा था कि कैसे अधिक व्यंजनापूर्ण तरीके से बात की जाए। गियांग मत हान धैर्य खोने ही वाला था कि तभी गियांग हु खीम ने अपना मुंह खोला और कहा, बस भाई, मैं थाईलैंड में हूँ। आप वहाँ किस चीज में व्यस्त हैं? गियांग मैट हान को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति किसने दी? क्या मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता? मैंने अपनी भाभी को देखा।
गियांग हू खिएम तब मुतिशा महल के मुख्य द्वार के सामने पीली रोशनी के नीचे बैठा था। गियांग मैट हान ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उसका मूड तनावग्रस्त होने के अलावा कुछ नहीं कर सका, जैसे कि वह टोंग नगोन हाय की हाल की स्थिति का खुलासा करने का इंतजार कर रहा हो। उनके बगल में एक आदमी था, एक थाई व्यक्ति। मुझे लगता है कि उनकी बहुत बड़ी हैसियत थी। आज वे एक साथ बाहर भी निकले। भाभी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे थे। वह एक पल के लिए रुका। यह संभव है कि वे एक साथ रह रहे हों। गियांग मैट हान की पुतलियां अचानक हिल गईं। क्या को हियन उसके बगल में नहीं थी? तभी से एक थाई व्यक्ति फिर प्रकट हुआ। यदि आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको जल्द ही कार्रवाई करनी होगी। आपकी भाभी का रवैया बहुत दृढ़ है। आपके लिए उनका दोबारा पीछा करना बहुत मुश्किल है। उसने अंदर देखने के लिए अपना सिर उठाया। अब केवल कुछ रोशनियां ही रोशनी दे रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी भाभी उस आदमी के घर पर है। जियांग मैट हान को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में छेद कर दिया हो। दर्द अंतहीन था। मेरी राय में यह आदमी कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। गियांग मैट हान की वर्तमान भावनाओं को पूरी तरह से भूलते हुए गियांग हुखिएम ने खुद से कहा, वास्तव में आप और आपकी भाभी एक साथ खड़े होने के बहुत योग्य हैं। इस बार उनकी बात खत्म नहीं हुई थी। फोन बंद था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बात कह दी है। मैं स्पष्टीकरण देने के लिए वापस कॉल करना चाहता था, लेकिन बीप की आवाज आई, जिससे पता चला कि प्राप्तकर्ता किसी अन्य कॉल पर था। गियांग हू खिएम ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। हाँ, एक ही जगह पर खड़ा होना गलत नहीं है। उसका रुख गियांग मैट हान के नजरिए से है। भले ही वह अपने दूसरे भाई की तरह एक उत्कृष्ट व्यक्ति है, वह केवल जियांग मैट हान का समर्थन कर सकता है। लेकिन क्या उनके इन शब्दों से जियांग मैट हान को गुस्सा आ गया? गियांग हू खिएम परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह उठ खड़ा हुआ और फोन करना जारी रखा। अब आधी रात हो चुकी थी और उसे अभी भी सोने के लिए होटल ढूंढना था। लाइन खुली थी लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। गियांग हू खिएम ने मन में सोचा, क्या वह क्रोधित है? अध्याय 1717। एक पल के लिए सोचते हुए वह नामथान को फोन करना चाहता था, लेकिन वर्तमान समय के बारे में सोचते हुए उसने इस विचार को त्याग दिया और उसे बुलाने के लिए सुबह तक इंतजार किया। कमरे में टोंग एंगॉन हाय ने पहले की तरह गहनों को सावधानी से रखा और कल उसे सोंग यून को लौटा दिया, इसलिए आज उसने उसे वापस लौटाने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया। अगर गलती से उसने इसे खो दिया या इन कीमती वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया तो यह अच्छा नहीं होगा। सोंग यून एक्वेरियम के पास अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें पानी में तैरती मछलियों को देख रही थी। वास्तव में कोई ध्यान केंद्रित नहीं था। मेरे विचार कहाँ चले गए? टोंग गोन हाय उसके पास चला गया लेकिन उसे पता नहीं चला। आप अभी भी इतनी देर से सोने नहीं गए? जोंग यान शी उसकी तरफ चला गया। इस समय सोंग यून को होश आया और उसने उसकी ओर देखा। उसने अपनी औपचारिक पोशाक बदल ली थी और घर पर एक साधारण रोजमर्रा की पोशाक पहनी हुई थी। टोंग गोन हाय ने आभूषण का बक्सा लिया और उसे दिया। मुझे यह वापस दे दो। सोंग यून ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया लेकिन कहा, वास्तव में मैं असली हूँ। आह! उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सोंग यून की बातों को रोका, एक्वेरियम के अंदर मछलियों की ओर इशारा किया और पूछा, वे कौन सी मछलियां हैं? सोंग यून ने उसका पीछा नहीं किया और कहानी बदल दी। यह आभूषण मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया था। उनके निधन से पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि यह आभूषण उस व्यक्ति को दे दो जिसे मैं प्यार करती हूँ। अब मैं इसे देना चाहती हूँ। आप टोंग नगोन हाय के चेहरे पर मुस्कान अचानक सख्त हो गई।
सोंग यून बहुत सीधा और सीधा था। वह तुरंत समझ नहीं पाई कि कैसे मना करे। सोंग यून ने उसे फिर से रोका। मैंने सुना है कि ये व्यंजन पिछली शताब्दी में यूरोप के कारीगरों द्वारा बनाए गए थे। डिजाइन आज की तुलना में बहुत अधिक नए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्येक काल में हमारे परिवार की महिमा देखी है, तो यह बहुत कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बोलने के बाद उसने बक्सा झील के किनारे रखा और कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। सोंग यून ने अपना सिर घुमाया। क्या आप मुझे कोई कारण बता सकते हैं? टोंग नगोन हाय के कदम अचानक रुक गए। मैं एक महिला हूँ जिसने आघात का अनुभव किया है। इसे एक ऐसा व्यक्ति भी कहा जा सकता है जिसने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है। अगर मैंने पहले इन चीजों का अनुभव नहीं किया है, तो मैंने सुना है कि कोई उत्कृष्ट व्यक्ति कबूल करता है मेरे लिए इस तरह, वह निश्चित रूप से द्रवित हो जाएगा। लेकिन अभी मैं किसी से प्यार के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझ पर नजर रखने के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद वह चली गई। सोंग यून ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा उदास था। मैं लगातार कुछ और कहना चाहता था, लेकिन टोंग गोन हाय उससे बचती दिख रही थी। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह उससे आगे बात नहीं करना चाहती थी। सुबह टोंग नगोन हाय ने अपना सामान पैक करना समाप्त कर लिया है। ट्रांग जिया वैन से भी कॉल आई। आखिर तुम कब लौटोगे? मेरी बहन की जल्द ही शादी होने वाली है। टोंग गोन हाय ने फोन रखा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यह आज रात आएगा। क्या आप पहले ही जा रहे हैं? ठीक है। मैं जल्दी उड़ान भरने के लिए एक टिकट खरीदना चाहता था, लेकिन कोई और टिकट नहीं बचा था, इसलिए मुझे उस उड़ान के लिए टिकट खरीदना पड़ा जो मुझे अधिक चाहिए था। इसलिए यह संभव है कि मैं देर रात तक वापस नहीं लौट पाऊंगा। ठीक है, जब तुम वहां पहुंचो तो मुझे फोन करना। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, इस बार कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। ना, इस समय सिटी सी में लॉन्ग डांग स्क्वायर पर वह एक बहुत प्रसिद्ध कैंडी स्टोर में खड़ा था और उससे बात करते हुए फोन हाथ में पकड़ रखा था। नहीं, टोंग नगोन हाय ने कहा। तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फोन बंद करने के बाद ट्रांग जिया वान ने कैबिनेट में केक की ओर इशारा किया। खुबानी केक, क्रिस्पी चेस्टनट केक और स्ट्रॉबेरी मफिन, प्रत्येक डिश के लिए एक। इसे मेरे लिए लपेटो। अध्याय 1718। वेटर ने कांच का दरवाजा खोला, एक नाजुक बक्सा निकाला और कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों से वह शादी की तस्वीरें भेजे जाने का इंतजार कर रहा था। उसकी मंगेतर खूबसूरत तस्वीरें लेना चाहती थी, इसलिए वह डाइट पर थी। यह जानते हुए कि उसे इस स्टोर में केक पसंद है, वह जानबूझकर उन्हें खरीदने के लिए यहाँ आई थी। इंतजार करते करते उसे अपनी होने वाली पत्नी की आवाज सुनाई देने लगी, इसलिए उसने उस आवाज का पीछा किया। दुकान के विश्राम क्षेत्र में थाम हैम दाओ कुछ पेस्ट्री खरीदने आई। अलमारी के सामने खड़ी रही, बहुत देर तक झिझकती रही। कुछ दिनों में वह शादी की पोशाक पहनेगी। उसका मुंह अपने मन की तरह खाना चाहता था, लेकिन उसने विरोध किया। डर था कि वह मोटी हो जाएगी। जब वह असमंजस में थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसी यूनिवर्सिटी क्लास के दो दोस्त भी किराने का सामान खरीदने के लिए यहाँ आए थे, इसलिए वे उससे मिले। उसने कहा कि उसने उसे काफी समय से नहीं देखा है और फिर उसे बैठकर बातें करने के लिए कहा। जब वह पानी पी रही थी, उसके दोस्त ने उसके हाथ में अंगूठी देखी और उससे पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? थाम हाम दाओ ने अपने हाथ में थामा पानी का गिलास मेज पर रखा और उसे छिपाने की पूरी कोशिश की। लगभग डोंग चान चान, जो कॉलेज के समय से ही उसके कुछ करीब था, चुपचाप उसे देखता रहा। चुपके से अनुमान लगाया कि उसके हाथ की अंगूठी नकली थी। मुस्कुराया और कहा, इतनी बड़ी अंगूठी असली है या नकली?
बोलने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया। यह मेरे लिए 10,000 है। मेरे प्रेमी ने इसे मेरे लिए खरीदा है। यदि तुम्हारा असली है तो कितने हजार? थाम हैम दाओ मूल रूप से एक मामूली लड़की थी। स्कूल के समय से ही उसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट थीं और उसकी उपस्थिति सुंदर थी, इसलिए वह एक सौंदर्य रानी थी और कई पुरुष छात्र उससे ईर्ष्या करते थे। थाम बोई जुएन के पास एक उच्च पदवी है, लेकिन वह एक बेहद विनम्र व्यक्ति भी है। थाम हैम दाओ ने स्वयं कभी भी अपने सहपाठियों से अपने माता पिता की नौकरी का जिक्र नहीं किया, इसलिए सभी को लगा कि वह एक सामान्य परिवार की लड़की है। डोंग चान चान ने जानबूझकर कहा, अपना हाथ बाहर निकालो और मुझे थोड़ा सा दिखाओ। मैं निर्धारित कर सकता हूँ कि यह असली है या नकली। 8221। थाम हैम दाओ ने अपनी उंगली पर अंगूठी ढक ली थी। वह इसे अभी छुपा रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि डोंग चान चान इसे देखे। जब वह स्कूल में थी तो वह जानती थी कि डोंग चान चान का व्यक्तित्व प्रतिस्पर्धी था, इसलिए उसने अपने हाथ मेज के नीचे रख दिए। उसके हाव भाव में झिझक थी, लेकिन डोंग चान चान की नज़र में वह जितनी अधिक सहमत नहीं हुई, उतना ही यह साबित हो गया कि अंगूठी नकली थी। मुझे देखने दो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? उसे आपको धोखा देने के लिए सैकड़ों सिक्कों का उपयोग न करने दे। हम सभी सहपाठी हैं। मैं केवल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। डोंग चान चान ने उसके मना करने के इरादे से अपना हाथ बढ़ाया। थाम हाम दाओ अनिच्छा से बाहर पहुंचे। यह हीरे के आकार का सफेद हीरा है, उच्चतम चमक स्तर का हीरा है और बहुत बड़ा भी है। यह गोली डोंग चान चान के हाथ में मौजूद गोली से बहुत बड़ी और अधिक चमकीली है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तुम्हें ऐसी नकली अंगूठी दे रहा हूँ। डोंग चान चान ने टिप्पणी की कि यह नकली था। मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्रेमी जेके ग्रुप का एक शाखा प्रबंधक है, जो हमेशा उच्च रैंकिंग वाले लोगों के संपर्क में रहता है। उसने अपने हाथ पर हीरे की अंगूठी को देखा। देखो, मुझे यह अंगूठी इसलिए मिली क्योंकि उसने 1 महीने का वेतन खर्च किया था। उसने जादुई ढंग से अपने प्रेमी के वार्षिक वेतन को कई लाख में बदल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक सामाजिक अवसर था और वह रात में जेके ग्रुप के महानिदेशक के साथ रात्रिभोज करेंगे। यह सही है। हम दाओ, आपका मंगेतर क्या करता है? तुम बताओ, तुम इस तरह छुपा रही हो। हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अगर तुम कहती हो कि शादी कर लो, तो शादी कर लो। तुम बिल्कुल भी नकचढ़े नहीं हो। शादी करना जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। यदि आपका सामना किसी घोटालेबाज से हो जाए तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा? जैसा कि कहा जाता है, एक लड़की की शादी दूसरे पुनर्जन्म की तरह होती है। पहली बार जब वह परिवार में पुनर्जन्म लेती है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन आप इस शादी को चुन सकते हैं। आपको एक ऐसा लड़का मिलेगा जो आपको उपहार देगा, तो तुम्हें भविष्य की बहुत चिंता करनी पड़ेगी। थाम हैम दाओ ने अपने होंठ हिलाए। जब से मैं बच्ची थी, मेरी उससे सगाई हो गई है। वाह, यह कौन सा युग है और आप अभी भी तब से लगे हुए हैं जब आप बच्चे थे। क्या आप प्राचीन काल में रह रहे हैं या कुछ और? डोंग चान चान ने अपने होंठ ढक लिए और उपहास किया। यह सही है। किस उम्र में भी हमारे पास बचपन की सगाई का समझौता है। एक अन्य मित्र, जो डोंग चान चान के करीब था, ने स्वाभाविक रूप से डोंग चान चान की बातें सुनकर उसका पक्ष लिया और तुरंत उसे अलविदा कह दिया। थाम हाम दाओ ने स्पष्ट नहीं किया, मुझे अभी भी पहले कुछ करना है। डोंग चान चान ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? हम सभी पुराने सहपाठी हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें थोड़ी बातचीत करनी पड़ती है। इस दुकान पर केक स्वादिष्ट हैं, लेकिन कीमतें थोड़ी अधिक हैं। आप जो चाहें उसे खाने के लिए आमंत्रित करेंगे। बहुत विनम्र। दाओ दाओ,
ट्रांग जिया वैन आ गई। मैं सचमुच इसे अब और नहीं सुन सकता। अध्याय 1719। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की किस ग्रह से आई है? क्या ऐसे लोग हैं जो इस तरह से पहियों को छेड़ना पसंद करते हैं? फिर यह उसकी भावी पत्नी है, वह धमका सकता है लेकिन दूसरे नहीं। थाम हाम दाव उठ खड़ा हुआ। आप यहाँ क्यों हैं? ट्रांग जिया वान ने उसे अपनी ओर खींचा। आओ कुछ चीजें खरीदो। बोलने के बाद उन्होंने डोंग चान चान की ओर देखा। तुम्हारे प्रेमी का नाम क्या है? डोंग चान चान मुस्कुराया। डोंग हाओ। वह कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों को अच्छी तरह से जानता था। हमारी कंपनी में यह व्यक्ति नहीं है, वह सच बोलता है। आपको अभी भी जांच करनी चाहिए कि उसने आपसे झूठ बोला था या नहीं। फिर उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। हेलो, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। उन्होंने थाम हैम दाव को अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी मंगेतर भविष्य में जेके ग्रुप की बॉस होगी। बोलने के बाद उन्होंने थाम हैम दाव को गले लगाया और बाहर चले गए। जैसे ही वह काउंटर के सामने से गुजरे, वेटर ने सावधानीपूर्वक पैक किए गए केक दिए। आपके केक, सर। ट्रांग जिया वैन ने पहुंचकर इसे ले लिया। आपने खरीदा? थम हाम दाओ ने अपना सिर उठाया और उससे पूछा। ट्रांग जिया वैन मुस्कुराई। क्या आपको यहाँ के केक सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? थाम हाम दाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे यह पसंद है। मैंने देखा कि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत कम खा रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझकर आपके लिए इसे खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। कैंडी स्टोर से बाहर जाकर ट्रांग जिया वैन ने उसे कार का दरवाजा खोलने में मदद की। दुकान के अंदर डोंग चान चान ने कांच के माध्यम से सड़क के किनारे एक सीमित संस्करण वाली नीली लैम्बोर्गिनी खड़ी देखी, इसलिए उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। उसके बगल में बैठे दोस्त ने मेज पर रखा बिजनेस कार्ड उठाया और पढ़ा। ट्रांग जिया वान। उसे फिर से एक लग्जरी कार का दरवाजा खोलते हुए देखकर उसने डोंग चान चान से कहा, ऐसा लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, वह वास्तव में जेके समूह का सामान्य निदेशक है। उसने थोड़ी सी लार निगल ली। लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटे हो। 8221। डोंग चान चान ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें चौड़ी की और उस लग्जरी कार को देखा जो नजरों से ओझल होने वाली थी। उसके बगल वाले सहपाठी ने आगे कहा, मुझे बताओ कि क्या उसे कोई शिकायत है? डोंग चान चान ने आक्रामक तरीके से कहा, मैंने बस गलत समझा। उसे किस बात से द्वेष है? इसके अलावा मैं कानून नहीं तोड़ रहा हूँ। वह मेरा क्या कर सकती है? कार के अंदर तुम्हारे ऐसे दोस्त क्यों हैं? ट्रांग जिया वान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। थाम एम दाओ ने कहा, मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता, मैं उनसे बस संयोगवश मिला। फिर उसने अपना सिर घुमाकर देखा। क्या तुम नाराज हो? इसमें नाराज होने की क्या बात है? ट्रांग जिया वान ने जानबूझकर विषय बदल दिया। मेरी बहन आज रात आएगी, कृपया उसे लेने के लिए मेरे साथ आएं। थाम हाम दाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, वह टोंग नगोन हाय के बारे में सब कुछ जानती थी। वह ये बातें ट्रांग जिया वान और अपने बड़ों के बीच हुई बातचीत से जानती थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अरे, इसे मुझे दे दो। ट्रांग जिया वैन ने खरीदा हुआ केक उसके हाथ में रखा। इसे खाओ। थाम हैम दाओ ने डिब्बे में केक को देखा और उलझन में पूछा, अगर मैं खाऊं और वजन बढ़ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? यह ठीक है, मोटा होने के कारण आपको गले लगाना अच्छा लगता है। ट्रांग जिया वैन हल्के से मुस्कुराई। अप्रिय। थाम हैम दाओ ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन बाहर से वह अभी भी गुस्से का नाटक कर रहा था। कार तेजी से रुकी। यह एक नया खरीदा गया घर है। आज कस्टम फर्नीचर आया और थाम हैम दाओ ने यह देखने के लिए कि इसे कैसे सजाया जाएगा। जब वह बस से उतरी, तब भी थाम हैम दाओ के हाथ में बिना खाया हुआ केक था।
उसने लगभग सारा केक खा लिया था, केवल आखिरी टुकड़ा बचा था, लेकिन वह वास्तव में इसे नहीं खा सकी। वह ट्रांग जिया वैन तक चली गई और कहा, अपना मुंह खोलो। अध्याय 1720। ट्रांग जिया वान 8230। आप क्या कर रहे हो? अपना मुंह खोलो। थाम हैम दाओ एक बिगड़ैल लड़के की तरह व्यवहार करता है। ट्रांग जिया वान ने सही अवसर का लक्ष्य रखते हुए सावधानी से अपना मुंह खोला। जल्दी से केक का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह में भर दिया। वह बुदबुदाई, मैं वास्तव में अब और नहीं खा सकती। कृपया मेरे लिए खाओ। ट्रांग जिया वान ने उसकी ओर देखा, केक का टुकड़ा निगल लिया, उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं। छोटी लोमड़ी। थाम हैम दाओ ने उसे दूर धकेल दिया। आप सड़क पर हैं। क्या आप थोड़ा और गंभीर हो सकते हैं? ओह, तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें भगा दूं। ट्रांग जिया वैन ने जानबूझकर उसे छेड़ा। जब वह अभी तक सिटीसी में नहीं आया था और थाम बोई जुएन को अभी तक दूसरे शहर में पदोन्नत नहीं किया गया था, तो वे एक ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे और थाम हैम दाओ हर दिन अपने भाई का पीछा करते थे। फिर जब वह शहर सी में आया, तो वे दोनों अलग हो गए, लेकिन उन दोनों के बीच भावनाएं हमेशा एक जैसी रहीं। ट्रांग जिया वैन हमेशा उसे एक बहन की तरह मानती है। वह नहीं जानता था कि उसके लिए उसकी भावनाएं प्यार थीं या पारिवारिक भावनाएं, वैसे भी उसने मना नहीं किया। उसे उसके बगल में होने का एहसास पसंद था। थाम हैम दाओ ने शर्म से उसे दूर धकेल दिया और घर में भाग गया। जब वे छोटे थे, तो उन दोनों के बीच कई शर्मनाक बातें हुईं। मैंने वयस्कों को यह कहते सुना कि उनकी और उनकी सगाई तब से हो चुकी थी जब वे बच्चे थे और बातें समझ नहीं आती। हर किसी को ये वादा करना अच्छा लगता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरी दुल्हन बनोगी। अब जब वह बड़ी हो गई है, तो इसके बारे में सोचने मात्र से उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। जब ट्रांग जिया वैन उन बातों का जिक्र करती है जब वह एक बच्ची थी, तो उसे अनजाने में वह बात याद आ जाती है जो उसने बचपन में कही थी। ट्रांग जिया वैन उसके पीछे दौड़ी। कमरे में तान ना सफाई कर्मचारियों को फर्नीचर की व्यवस्था करने का निर्देश दे रही थी। जब उसने थाम हैम दाओ को अंदर आते देखा, तो वह मुस्कुराई और बोली, आप सही समय पर आए। क्या आपको लगता है कि यह व्यवस्था उचित है? ट्रांग जिया वैन के सिटीसी में आने के बाद टैन नहा और टू ट्राम ने उसकी देखभाल की और उनके बीच संबंध बहुत अच्छे थे। अब जबकि उसकी शादी होने वाली है, तान नहा और टू ट्राम शायद उसके माता पिता से भी अधिक व्यस्त हैं और उसमें अधिक रुचि रखते हैं। क्या यह सही नहीं है? यह जानते हुए कि फर्नीचर आज वितरित किया जाएगा, वे सुबह सुबह मदद के लिए आए। थाम हाम दाओ मुस्कुराए, उचित। टैन नहा ने आह भरी। उसने और अधिक झुर्रियों के अलावा कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। उसके शरीर में भी बहुत बदलाव आया था। इसके अलावा बूढ़ी औरत के निधन के बाद ट्राम ने उसकी और भी अधिक देखभाल की। अच्छे मूड में थी, इसलिए उसके चेहरे पर भाव बहुत अच्छे थे। समय इतनी जल्दी बीत गया, पलक झपकते ही आप सभी की शादी हो गई। माँ ने यह बात कई बार कही है। ट्रांग जिया वैन उसके पास आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। बूढ़ा होने से डर लगता है? चिंता मत करो, अंकल माँ की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। भले ही माँ बूढ़ी हो जाए, पिताजी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं जानता कि कितना बड़ा या छोटा। टैन नहा ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। ट्रांग जिया वान हंसे, आप गलत हैं। क्रोधित मत हो, आप बूढ़े हो जाओगे। जैसे ही तान नहा ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, वह पहले भाग गया। अपनी छवि पर ध्यान दे। आपकी माँ की लोगों को मारने और उन्हें घूरने की शक्ल बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ट्रांग जिया वान हंसमुख और सक्रिय हैं। हालांकि उन्होंने अपने माता पिता को जल्दी छोड़ दिया, लेकिन वे सभी की देखरेख में बड़े हुए।
टैन ना और टू ट्राम के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वे उसे अपना बच्चा मानते हैं। वह थाम बोई जुएन का दामाद है, दामाद भी है और बेटा भी है, इसलिए वे दिल से उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वह अभी भी युवा है, लेकिन वह इतना स्वतंत्र हो सकता है। थाम बोई जुएन का शिक्षण प्रयास छोटा नहीं है। तुम कब बड़े होगे? तुम्हारी शादी होने वाली है। टैन नहा ने सोफे पर तकिए व्यवस्थित किए, अपना सिर हिलाया। वह पूरी तरह से असहाय लग रही थी। अचानक उसने ट्रांग जिया वान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, अपनी मुस्कान वापस ले ली और गंभीर दिखी। मिस्टर हाय कब आ रहे हैं? जैसे ही वह बोली, उसने फिर से आह भरी। तुम्हारी माँ स्वाभाविक रूप से अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है। अपनी स्थिति के कारण वह अभी भी पिताजी से नाराज है। शादी करने का अवसर पाकर वह वयस्कों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए यहाँ आई। उसका सम्मान करने के लिए, उसकी भावनाओं पर विचार करने के लिए जो चीजें की जानी चाहिए, वे पहले ही हो चुकी हैं। सब कुछ खत्म हो गया है और आप अभी भी वापस नहीं आए हैं। क्या आप अब भी सभी को चिंतित करना जारी रखना चाहते हैं? टोंग नगोन हाय के बारे में बोलते हुए ट्रांग जिया वान भी मुस्कुराए। मैं आज रात तुम्हें लेने के लिए हवाई अड्डे जाऊंगा। वास्तव में क्या वह आखिरकार हमारा सामना करने के लिए पलटी है? तन्ना ने उत्साह से पूछा। यह सही है। असली क्या है? ट्राम हाथों में दस्ताने पहने हुए दूसरी मंजिल पर खड़ा था, जैसे कि वह कुछ हिलाना चाहता हो। उसने अपने दस्ताने उतार दिए और सीढ़ियों से नीचे चला गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप और अधिक क्यों नहीं कहते? ट्राम ने अपने दस्ताने मेज पर रख दिए। टैन नहा पास आया और फुसफुसाया, नोन हाय वापस आ गया है। अध्याय 1721। ट्राम एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, यह तो अच्छी बात है। वह यह साबित करने के लिए वापस आ सकती है कि वह हमारा सामना करने के लिए तैयार है। आखिरकार कोहरा छंट गया है। तान नहा ने टू ट्राम के कपड़ों पर गिरती धूल को थपथपाया, उससे फुसफुसाया, जिया वान और हैम दाओ यहाँ हैं। आप में से 2 लोग यहाँ हैं जिन्होंने लोगों को चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मार्गदर्शन किया है। चलो वापस चलते हैं। उसके अपने विचार हैं। एक तरफ वह उन दोनों को नए घर को सजाने के लिए परेशान नहीं करेगी, दूसरी तरफ वह वापस जाएगी और टोंग जान बाई और लिन जिला को बताएगी कि टोंग यान शी फिर से वापस आएगी। ट्राम को समझ नहीं आया और उसने कहा, जिया वान की शादी हो रही है, उसके माता पिता को कोई परवाह नहीं है। हम परवाह करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर तान ना खुश नहीं हुई। क्या तुमने यह घर खरीदा? क्या आपने शादी के लिए पैसे भी दिए? लोग इसकी देखभाल क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ भुगतान करने का क्या मतलब है? क्या हमें परवाह करनी चाहिए? ट्राम ने ट्रांग जिया वान को देखा, उसकी आंखें प्यार से भर गईं। ट्रांग जिया वैन मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। टैन ना ने ट्राम को नजरअंदाज किया, दोनों बच्चों का अभिवादन किया और चली गई। ट्राम ने तुरंत पीछा किया, मेरे लिए रुको। टैन ना ने उसे नजरअंदाज करना जारी रखा। आह, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? बस चले जाओ। तुम अब भी मुझसे नाराज क्यों हो? ट्राम ने फुसलाने के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग किया। टैन ना ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी, मानो कह रही हो, तुम कौन हो? मेरे क्रोध के योग्य? ट्राम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो कुछ खा लें और फिर घर चलें। मत खाओ, तन्ना ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों? ट्राम ने उसके हाथ को कसकर गले लगाया। ट्राम पहले से ही इतनी बूढ़ी थी और अब भी ऐसी है। इसने लोगों को मजाकिया और गर्म दोनों बना दिया। इस उम्र में यदि वह अभी भी अपनी पत्नी की चापलूसी करने के लिए झुक सकता है, तो वह वास्तव में एक अच्छा पति है। भूख नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे साथ खाना खाने चलूंगा। अकेले ही जाना, बस अब मैं नहीं खाऊंगा।
पुअर टू ट्राम ने कार का दरवाजा खोला और उसे पहले जाने दिया। टैन ना झुककर कार में बैठ गई। जब हम वापस आएंगे तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। ट्राम के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह आगे भागा और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। कार तेजी से रुकी। यह वह घर है जो उन्होंने बुढ़िया के निधन के बाद खरीदा था। शहर से बहुत दूर लेकिन साफ सुथरा। घर बहुत बड़ा है। पूरे घर में 1 दर्जन से अधिक कमरे हैं और एक बड़ा आंगन भी है। जब उन्होंने इसे खरीदा तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि ट्रांग जिया वैन यहाँ थी, भविष्य में सभी लोग एक साथ आएंगे। उन्हें डर था कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए उन्होंने यह बड़ा घर चुना। ट्राम को अब कंपनी के मामलों की कोई चिंता नहीं है। कंपनी का प्रबंधन पूरी तरह से ट्रांग जिया वान द्वारा किया जाता है। वह अक्सर अपने खाली समय में टैन ना का अनुसरण करता है। कपड़े की दुकान टैन ना का करियर है। वह इसे चलाती है। व्यवसाय बहुत अच्छा है। टू ट्राम उसका ड्राइवर और अंगरक्षक है, जो हर दिन उसका पीछा करता है। बस से उतरने के बाद टैन ना घर में दाखिल हुई और अपने बगल वाले आदमी को निर्देश देना नहीं भूली, जाओ कुछ सब्जियां धो लो, मैं बाद में तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगी। बोलने के बाद वह तुरंत लैम्प टुला के कमरे की ओर चल दी। ट्राम ने लिविंग रूम में खड़े होकर पूछा, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना रहे हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं सब्जियां धोऊं? तो फिर इसे स्वयं करो, तन ना ने उत्तर दिया। ट्राम से 8230, शायद उसने नहीं पूछा। दस्तक दस्तक। दरवाजे के बाहर खड़े होकर तन नहा ने दरवाजा खटखटाया। किसी ने नहीं खोला। उसने दोबारा खटखटाया, फिर भी किसी ने नहीं खोला। क्या चल रहा है? टैन ना ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। कमरे में कोई नहीं था। इस समय ट्राम अंदर आई। यह सही है, मैं आपको बताना भूल गया। आज उन दोनों ने कहा कि उन्हें बाहर जाना है और वे घर पर नहीं थे। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? तान ना ने दरवाजा बंद किया और ट्राम के पास चली गई और उसकी दयनीय उपस्थिति को देखा। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप भूल गए थे? तान ना रसोई में गई और पूछा, क्या उन्होंने बताया कि वे क्यों और कहाँ गए थे?